नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है क्रिया। क्या नाम है? क्रिया। और वैसे आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रही है कि क्रिया टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं विद्यार्थियों। और सबसे पहले जानते हैं इस क्रिया शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं आप, तो उस टॉपिक का जो सामान्य जानकारी है वो कंप्लीट होना जरूरी होता है। फिर बाद की बात है कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही में इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है उन सभी एग्जाम्पल को भी हम देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्रिया। देखिए, पेन थोड़ा लगा रहा है। क्रिया। क्रिया शब्द का अर्थ की बात करें तो क्रिया शब्द का अर्थ निकलता है काम, यानी किसी काम का किया जाना या किसी काम का होना, उसी को क्या कहते हैं? क्रिया। और सामान्यतः हमने कई बार पढ़ा भी है, इतने सालों से हम पढ़ते आए हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के जो भेद की बात करें कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो सामान्यतः हम ये बताते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। लेकिन आज जब हम क्रिया टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके बाद में आप खुद मना करने लग जाओगे, सर अकर्मक और सकर्मक नहीं होती, उनके अलावा भी क्रियाएं होती है। तो क्या केवल दो ही क्रियाएं होती है, अकर्मक और सकर्मक? नहीं विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है, और भी क्रियाएं होती है। देखो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन करने का जो काम करते हैं उनको बोलते हैं हम विकारक शब्द। क्या बोलते हैं? विकारक शब्द बोलते हैं। और क्रिया के जो विकारक शब्द है उसमें अगर आप विद्यार्थियों कारक को छोड़ देते हो तो सारे आ जाते हैं। जैसे लिंग आ जाता है, वचन आ जाता है, वचन की वजह से इसमें परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, कारक नहीं, काल, वाच्य और पुरुष। जब इनके अनुसार इसमें क्या चेंज हो जाता है, क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, तो इनको विकारक कहते हैं। और इनकी वजह से जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत चार आते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो क्रिया भी एक क्या है? विकारी शब्द है। अब जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी, परिभाषा। यानी कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। गुरु कामता प्रसाद ने देखो इसकी क्या परिभाषा दी है। गुरु कामता प्रसाद के अनुसार भी कई बार पूछ लेते हैं। तो जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करें उसे क्रिया कहते हैं। तो सामान्य परिभाषा भी आपको याद रखनी है। और जैसे कामता प्रसाद के द्वारा जो वैयाकरण है उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को भी आपको देखना है। सामान्य क्रिया देखे कि सामान्य क्रिया क्या होती है। जैसे उठना, बैठना, चलना, गाना, फिरना, रोना, धोना, सामान्यतः ये क्रिया होती है। और सामान्यतः क्रिया के अंत में क्या आता है? ना। क्या आता है? ना आता है। जैसे सुरेश पढ़ता है, रमेश टोपी खाता है, कलम मेज पर है, तो इनमें तो विद्यार्थियों ना आया ही नहीं, लेकिन फिर भी ये क्रियाएं हैं। ये क्या है? क्रिया है सब। अब आगे देखेंगे कि कैसी कैसी क्रिया है, इसमें क्रिया के भेद वगैरह देखेंगे। देखिए, संस्कृत में क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अंश को धातु कहते हैं। जैसे आपने अभी लिखा था पढ़ना क्रिया, आपने लिखा था रोना क्रिया, आपने लिखा था जाना क्रिया। इन समय से अगर हम इस ना को हटा देते हैं, हटा देते हैं, ना को हटा देते हैं, तो पीछे क्या बचा? पढ़, रो, जा, ये जो बचा है इसको हम बोलते हैं विद्यार्थियों धातु। और हिंदी में इसको धातु की जगह पर एक शब्द मिलता है, उसको बोलते हैं क्रियांश। क्या मिलता है? क्रियांश। तो क्रियांश किसे कहते हैं? क्रिया में से यदि ना को हटा दिया जाए, शेष जो बचता है उस भाग को बोलते हैं क्रियांश। और क्रियांश को संस्कृत में बोलते हैं धातु। यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि संस्कृत में क्रिया के जो मूल अंश है, ये अंश का मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। उसी को धातु कहते हैं। धातु के साथ ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझा देता हूं। जैसे माना कि विद्यार्थियों, अगर क्रियांश, क्रियांश को हम क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। यदि इसमें ना जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? ना, तो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। और यदि इसका उल्टा कर दे, जो क्रिया है इसमें से इस ना को हटा दे, किसको हटा दे? ना को हटा दे, तो शेष जो बचेगा उसको हम बोलेंगे क्रियांश। क्या बोलेंगे? क्रियांश बोलेंगे। और क्रियांश को संस्कृत में क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्रिया के मूल रूप को धातु या क्रियांश कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया में से ना हटा दिया तो पढ़ बचा, लिखना क्रिया में से ना हटा दिया लिख बचा, खाना क्रिया में से ना हटा दिया खा बचा, हंसना क्रिया में से
ना हटा दिया तो हंस बचा विद्यार्थियों, तो ये क्रियांश है। इसके अलावा उठना क्रिया में से ना हटा दिया तो हुट बचा, ये क्रियांश हो गया। देखो ये बात लिखी हुई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी कि धातु या क्रियांश किसे कहते हैं, यानी क्रिया में से ना घटा देते तो धातु या क्रियांश निकल के आ जाता है। और क्रिया किसे कहते हैं, धातु में या क्रियांश में ना जोड़ दिया जाए तो क्रिया बन जाती है। ये बात समझा चुका हूं मैं आपको पहले ही। अब धातु यानी कि क्रियांश कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है विद्यार्थी। 2 टाइप कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। देखो एक तो मूल धातु होती है, एक यौगिक धातु होती है। कैसी होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु देखते हैं, मूल धातु किसे कहते हैं, वह धातु जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात जो स्वतंत्र होती है, वह मूल धातु कहलाती है। जैसे जा, खा, पढ़, चल, ये सब क्या है, मूल धातु के अंतर्गत आती है। इसके अलावा यौगिक धातु किसे कहते हैं, वह धातु जिसका निर्माण मूल धातु में किसी प्रत्यय यानी कि संज्ञा विशेषण लगने से होता है, यौगिक धातु कहलाता है। वह धातु जो स्वतंत्र नहीं होती है उसको हम यौगिक धातु भी कह सकते हैं। जैसे चल में आज उड़ेगा जब ही चला बनेगा। मूल धातु में प्रत्यय लगने से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुओं का निर्माण होता है। कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु का निर्माण भी हो जाता है। और मूल धातु में संज्ञा विशेषण प्रत्यय लगने से नाम धातु का निर्माण हो जाता है। ये थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, उनको भी देख लीजिए आप। और जो यौगिक धातु है इसके भी 4 उपभेद होते हैं। 4 कौन कौन सी क्रियाएं बनती इन यौगिक धातुओं से, तो एक तो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है, संयुक्त क्रिया बन जाती है जिसको हम यौगिक क्रिया भी कहते हैं, एक नाम धातु क्रिया बन जाती है, एक अनुकरणात्मक क्रिया बन जाती है। आगे देखेंगे ये अनुकरणात्मक पूर्वकालिक वगैरह क्रिया जब रचना या प्रयोग के आधार पर हम क्रियाओं को पढ़ेंगे ना, उस समय देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्रिया का महत्व क्या है, देखिए क्रिया जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसका महत्व क्या है उसको देख लेते हैं। हिंदी में क्रियापद को वाक्य का आवश्यक अंग माना गया है। क्या माना गया है, वाक्य का आवश्यक अंग माना गया साथियों। किसका वाक्य का आवश्यक अंग किसको माना गया, क्रिया को। किसको माना गया, क्रिया को माना गया, क्योंकि क्रियापद से ही काम की पूर्णता का बोध होता है। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता। तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, क्रिया का महत्व बहुत ज्यादा है। हर वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष, परोक्ष की जगह पर आपको अप्रत्यक्ष मिल सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया विद्यमान रहती है। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की स्थिति क्या है, ये क्या कार्य हो रहा है, इसका बोध हमें किससे होता है, क्रिया के द्वारा ही होता है। मतलब वाक्य में अगर कर्ता या कर्म या भाव की स्थिति जाननी है तो हमें क्रिया से पता लगेगा कि इनकी स्थिति क्या है विद्यार्थियों। आगे देखिए, अलग अलग आधार पर क्रिया के जो भेद है वो अलग अलग आधार पर किए जाते हैं। जैसे हम काल के आधार पर क्रिया को पढ़ते हैं, रचना या संरचना के आधार पर क्रिया को पढ़ते हैं, क्रम के आधार पर क्रिया को पढ़ते हैं और समापन के आधार पर क्रिया को पढ़ते हैं। तो ये 4 आधारों पर हम क्रिया को पढ़ेंगे विद्यार्थियों। सामान्यतः आपसे पूछा जाए क्रिया के भेद कितने होते हैं तो 2 बता देना, अकर्मक और सकर्मक। क्या 2 ही भेद होते हैं, इसके अलावा क्रिया के भेद नहीं होते? तो नहीं विद्यार्थियों, इसके और भी भेद होते हैं। और उन सभी भेदों को किसके आधार पर विभाजित किया गया, अलग अलग आधार पर। जैसे काल के आधार पढ़ते हैं, रचना या संरचना के आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है, कर्म के आधार पर वाक्य में जो क्रिया के साथ जो कर्म प्रयुक्त होता है उसके आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो इसके आधार पर ही तो होते हैं वो अकर्मक और सकर्मक। बाकी इनके भी उपभेद होते हैं और समापन के आधार पर। तो मैं आपको एक चार्ट बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले जानते हैं हम कि काल के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं। हालांकि इनको आगे मैंने समझा रखा है, बड़ा डिटेल से समझा रखा है, जब भी देख लेंगे, लेकिन यह थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ, मैं समझा देता हूँ बेसिक जानकारी। एक तो काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। तो काल यानी कि टेंस आपने सुना ही है, तो काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और 3 कौन कौन से हैं? एक तो भूतकालिक क्रिया, कौन सी? भूतकालिक क्रिया होती है। और एक वर्तमान कालिक क्रिया होती है, वर्तमान कालिक क्रिया। और एक होती है भविष्यकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। फिर भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में संपन्न होती है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रिया जो समय चल रहा है उसमें संपन्न होती है उसको वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रिया जो आने वाले समय में संपन्न होती है, भविष्य में संपन्न होती है, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। फिर भूतकालिक क्रिया के भी उपभेद हो जाते हैं। जैसे सामान्य भूतकालिक क्रिया है, इसके अलावा अपूर्ण भूतकालिक क्रिया होती है, आसन्न भूतकालिक क्रिया है और पूर्ण भूतकालिक क्रिया होती है। इसके अलावा संदिग्ध भूतकालिक क्रिया है
और संदिग्ध के साथ साथ ही हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया है। ये सारी क्रियाएं भूतकालिक क्रिया के आधार पर होती है। और वर्तमान कालिक में भी वही सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होती है, और एक होती है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया, एक पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होती है। पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया और आसन भूतकालिक क्रिया दोनों के उदाहरण लगभग सेम ही मिलेंगे। और एक इसके अलावा होती है आज्यार्थक या आज्याबोधक, होती है आज्यार्थक या आज्याबोधक वर्तमान कालिक क्रिया होती है। इसी प्रकार भविष्यकालिक क्रिया जब हम पढ़ते हैं तो भविष्यकालिक क्रिया में भी 4-5 इसके उपभेद होते हैं, फिक्स नहीं होते कितने होते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे सामान्य भविष्यकालिक क्रिया और अपूर्ण भविष्यकालिक क्रिया, अपूर्ण का ही दूसरा नाम मिल जाएगा आपको सतत भविष्यकालिक क्रिया या सातत्य भविष्यकालिक क्रिया, ये भी नाम मिलेगा आपको। सतत सातत्य अपूर्ण बात एक ही है। और एक होती है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। क्या होती है? संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया होती है। एक हेतु हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया होती है और एक आज्या बोधक भविष्यकालिक क्रिया होती है। तो इस प्रकार भविष्यकालिक क्रिया के भी उपभेद होते हैं। और साथ ही में और भी जान लेते हैं। एक बताया था किस आधार पढ़ते हैं? समापन के आधार पर क्रियाओं को पढ़ते हैं। तो समापन के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक तो समापिका क्रिया होती है, ऐसी होती है समापिका क्रिया होती है, और एक असमापिका क्रिया होती है, असमापिका क्रिया। इनके उदाहरण वगैरह तो आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। समापिका क्रिया उनको कहते हैं ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है, उसे समापिका क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आकर वाक्य के या तो शुरुआत में आती हो या मध्य में आती हो, उसको असमापिका क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए और मैं बता देता हूँ। एक पढ़ते हैं हम रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर क्रिया पढ़ते हैं। रचना की जगह पर आपको संरचना शब्द मिल सकता है। तो इसके आधार पर देखो कौन कौन सी होती है। एक तो सामान्य क्रिया होती है, इसके अलावा एक संयुक्त क्रिया होती है। क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो मूल होती है और एक रंजक होती है। तो मूल होती है और एक रंजक होती है विद्यार्थियों। इसके अलावा सामान्य क्रिया हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया, और एक होती है अनुकरणात्मक क्रिया होती है। इसके अलावा एक पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसके अलावा एक प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। एक नाम धातु होती है, ये सब इसके भेद नाम धातु। और एक सहजातीय क्रिया होती है। कौन सी? सहजातीय क्रिया होती है। और एक सहायक क्रिया होती है। कौन सी? सहायक क्रिया होती है। ये रचना या संरचना के आधार पर भेद होते हैं। तो हमने समापन के आधार पर देख लिया, काल के आधार पर देख लिया, और एक मिनट एक बचता है विद्यार्थियों, क्रम के आधार पर क्रिया। के आधार पर? क्रम के आधार पर क्रिया कौन कौन सी होती है? तो क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो अकर्मक क्रिया होती है, ऐसी होती है अकर्मक क्रिया होती है, और एक सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। फिर पूर्ण के भी दो भेद होते हैं, एक तो गत्यर्थक होता है और एक स्थर्थक होता है। और स्थर्थक को ही हम बोलते हैं अवस्था बोधक। क्या बोलते हैं? अवस्था बोधक बोलते हैं इसी को। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया। फिर पूर्ण के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विव कर्मक। ऐसा होता है एक कर्मक और द्विव कर्मक। द्विव कर्मक में दो गुण आते हैं, तो दो कर्म आते हैं। एक तो गौण कर्म होता है और एक होता है मुख्य कर्म। एक क्या होता है? मुख्य कर्म। इसमें हम देखेंगे गौण कर्म की क्या पहचान होती है, मुख्य कर्म की क्या पहचान होती है, इन सबको बड़ा डिटेल से देखेंगे विद्यार्थियों आगे चल के हम। ठीक है, और इनके अलावा भी क्रियाएं होती है, जैसे आज्यार्थक क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है, और संज्ञा की तरह प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं होती है, उनको भी हम देखेंगे। उसके अलावा तात्कालिक क्रिया है, उसको भी हम यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं। तो अब जानते हैं हम इनको एक एक डिटेल से। तो काल हम चल रहे थे विद्यार्थियों यहाँ पर कि इनको अलग अलग आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं, और अलग अलग आधार कौन कौन से इनके? एक तो काल के आधार पढ़ते हैं, एक रचना या संरचना के आधार पढ़ते हैं, एक क्रम के आधार पढ़ते हैं, और एक समापन के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ते हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझा दिया, अब आगे डिटेल से जानते हैं, पीडीएफ से पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहला जो आधार है वो है काल के आधार पर।
और जैसे काल के आधार पे आप कंप्लीट कर लेते हो तो क्रिया टॉपिक तो आपका होगा जो होगा यहाँ से, और साथ ही में जो काल टॉपिक दिया रहता है, टेंस टॉपिक दिया होता है, वो टॉपिक भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपको। मतलब अलग से आपको काल टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्रिया को ढंग से पढ़ लेना, एक भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। जानते हैं सबसे पहले भूतकालिक क्रिया, फिर उसके बाद में वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया, इन पे हमने चर्चा कर ली थी। भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में संपन्न होती है उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। वर्तमानकालिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो वर्तमान समय में संपन्न हो उसे वर्तमानकालिक क्रिया कहते हैं। और भविष्यकालिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो आने वाले समय में संपन्न होगी उसे भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे। आगे देखो, अब पहला आ गया भूतकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया की परिभाषा वगैरह मैंने बताई दी आपको, ये सारी बातें आ गई। और बात करें भूतकालिक क्रिया के भी उपभेद होते हैं, जैसे मैंने बताया था सामान्य भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, आसन भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया और हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया। तो इसमें पहला देखते हैं, इनके पहला कौन सा है इसमें? तो पहला है इसमें विद्यार्थियों सामान्य भूतकालिक क्रिया। कौन सी है? सामान्य भूतकालिक क्रिया है पहली, सामान्य भूतकालिक क्रिया। अब सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या है कि जो भी कोई क्रिया आएगी, क्रिया के अंत में या तो आ आएगा, नहीं तो ई आ जाएगा, नहीं तो ए आएगा। जैसे यहाँ पे नीचे रमेश जयपुर गया, तो यहाँ क्रिया में देखो आ रहा है। सीता जयपुर गई, तो गई में क्या आ रहा है? ई। और वे जयपुर गए, तो ये में क्या आ रहा है? ए आ रहा है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार ये सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान हो जाती है। तो सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या है? क्रिया के अंत में आ, ई, ए जुड़ा हुआ होता है। और ये कुछ उदाहरण है, इनको आप नोट कर सकते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया में क्या जुड़ा होगा? अगर सामान्य भूतकालिक क्रिया के अनुसार बनाएंगे तो पढ़ा आ, या और पढ़ी, पढ़े, ऐसे शब्द आते हैं और इनका वाक्य में प्रयोग करके भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं। दूसरा जो इसका उपभेद है वो है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। और अपूर्ण भूतकालिक क्रिया की पहचान होती है कि क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये जुड़ा होता है। या तो रहा था आ जाएगा, रहा था नहीं आता है तो रही थी आ जाएगा, रही थी नहीं आएगा तो रहे थे। जैसे इससे पहले हमने जो वाक्य लिखे, रमेश जयपुर गया था, तो यहाँ क्या बन जाएगा? रमेश जयपुर गया था जुड़ जाएगा विद्यार्थियों, नहीं जयपुर जा रहा था, एक मिनट, ये बन जाएगा। इधर देख लेते, देखो यहाँ पे क्या बनेगा? मैं पुस्तक पढ़ रहा था, रमेश जयपुर जा रहा था, सीता पुस्तक पढ़ रही थी, वे जयपुर जा रहे थे। तो जा रहे थे यानी कि सबके अंत में क्या आ रहा है? या तो राहत आ रहा है, नहीं तो रही थी आ रहा है, नहीं तो रहे थे आ रहा है। ये अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में संपन्न, तो देखो मतलब ऐसी क्रिया जो प्रेजेंट से किस में चली गई? पास्ट में चली गई, यानी कि वर्तमान से भूतकाल में तो चली गई, लेकिन भूतकाल में वो कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण है वो, तो इसलिए उसका नाम क्या दे दिया? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। और इसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये जुड़ा रहता है। जैसे रमेश जयपुर जा रहा था, अब जयपुर जा रहा था तो था, लेकिन कब पहुंचा वो वहां पर, वो कंप्लीट नहीं हो पाया वाक्य, इसलिए इसको किस में रखा गया है? अपूर्ण भूतकालिक क्रिया में रखा गया। हाँ विद्यार्थियों, आप में से कई विद्यार्थियों के जैसे यूट्यूब वगैरह, ऐप वगैरह पे जो मैसेज आ रहे हैं कि सर आप जल्दी जल्दी सारी क्लासें लेके आओ, तो विद्यार्थियों आप टेंशन ना लो, किसी टॉपिक को प्रॉपर तरीके से तैयार करके आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जब जिम्मेदारी ली है तो उसको बखूबी हम निभाएंगे। आपसे ज़्यादा हमें चिंता है आपका कोर्स कराने की, तो आप टेंशन ना लो, आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। आपने जो भी बैच ज्वाइन किया है उस किसी प्रकार की आपको कोई शिकवा शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कभी कभी जैसे कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है या कोई काम की व्यस्तता रहती है, मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो थोड़ा बहुत कई बार ड्यूटी वगैरह भी ऐसी आ जाती है, तो ऐसी छोटी मोटी जो समस्या है उसको आप थोड़ा टैकल करा करो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो। बाकी हमारा कहीं भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहता कि भाई आपको टाइम पे कोर्स ना कराएं, कोर्स टाइम पे होगा, जिम्मेदारी लिए है तो बखूबी उसको निभाएंगे साथ, ठीक है। कुछ विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं, कुछ विद्यार्थियों की आदत है ये जानबूझ के, कहते हैं ना गोचा करने की आदत है, तो ऐसे करते हैं कई विद्यार्थी। तो उन सभी विद्यार्थियों से, तमाम विद्यार्थियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। हम दिल से काम कर रहे हैं आपके साथ, दिल से जुड़े हुए हैं, तो दिल से जो व्यक्ति विद्यार्थियों काम करता है, अगर उसके कोई इस प्रकार से हैरान परेशान किया जाता है तो फिर उससे क्या काम करने की इच्छा नहीं होती। मतलब ऐसा लगता है कि यार नहीं ऐसा, देखो जैसे कई यूट्यूब चैनल्स है, कई ऐप है, उन पे एज ए फॉर्मेलिटी टाइप में आपको पढ़ा दिया जाता है, इतना बेस्ट कंटेंट कोई नहीं देता है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ विद्यार्थियों अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की। हमारी जो भी टीम है वो पूरा उस मैटर को पहले अच्छी तरह तैयार करते हैं, हम उसके पीपीटी वगैरह बनाना करना, कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आपको देना, तो इसलिए थोड़ा समय तो लगता है हर चीज़ में, समय नहीं लगेगा, जल्दबाजी में अगर हम करेंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाती है। हाँ, थोड़ा आप इस बात का ध्यान रखें। देखिए
ये हो गया आपका अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। अब पढ़ेंगे इसके बाद में आसन भूतकालिक क्रिया। कौन सा? आसन भूतकालिक क्रिया पढ़ेंगे। और आसन भूतकालिक क्रिया की पहचान होती है कि पहली बात तो हमें सामान्य भूतकालिक क्रिया आनी चाहिए। सामान्य भूतकालिक क्रिया की पहचान होती है क्रिया के अंत में आ, ई या ए, इनमें से कुछ जुड़ा रहता है। और आसन की पहचान यह है कि सामान्य भूतकालिक क्रिया के अंत में है जोड़ दो। तो कुछ ही नहीं करना, आपको सामान्य भूतकालिक क्रिया सीखनी है। क्रिया के अंत में आ, ई, ए आता है और उसके बाद में है और जुड़ा हो तो ये मान लेना वो आसन भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। किसका है? आसन भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, ये पढ़ी तो सामान्य भूतकालिक है, लेकिन अगर आ जाता मैंने पुस्तक पढ़ी है तो आसन भूतकाल में चल जाता। देखो ये रहा, पढ़ी है यहां तक तो किस में चल जाएगा ये मतलब सामान्य भूतकाल में चल जाएगा, लेकिन है जुड़ गया तो फिर आसन भूत में। जैसे रमेश जयपुर गया था, ये किसका उदाहरण है? ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, ये अभी इसमें नहीं आएगा। मैं खाना खा चुका हूं, ये किस में आएगा विद्यार्थियों? आप ये बता दीजिए कमेंट करके। हमने एक सांप देखा है तो ये किस में आएगा? आसन भूतकाल में। मेरे मित्र ने 8 कविताएं लिखी है तो यहाँ लिखी है ये किस में आएगा? आसन भूतकाल का उदाहरण है। इसी प्रकार पूर्ण भूतकाल का जो पहचान होती है वो पहचान क्या है इसकी? कि सामान्य भूतकाल क्रिया आनी चाहिए और उसके बाद में था, थी, थे जुड़ा होना चाहिए। यानी कि पूर्ण भूतकालिक क्रिया उसको कहते हैं कि भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है और काफी समय हो चुका है उसको कंप्लीट हुए, तो उसको कहते हैं हम पूर्ण भूतकालिक क्रिया। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी थी, मैंने पुस्तक पढ़ी थी, तो पढ़ना जो क्रिया है विद्यार्थियों, इसमें पहले तो ई आया फिर थी आया। मतलब पहले तो इसको सामान्य भूतकाल की पहचान हमें होनी चाहिए। और सामान्य भूतकाल की पहचान देखो, इसको सामान्य भूतकाल की पहचान क्या होती है वापस बता दे रहा हूं एक बार। सामान्य भूतकाल की पहचान ये होती है कि क्रिया के अंत में या तो आ आएगा, नहीं तो फिर ई आएगा, नहीं तो फिर ए आएगा। और इसके बाद में, इन सब के बाद में अगर था, थी या थे अगर ऐसा जुड़ा रहता है तो विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में वो सामान्य भूतकालिक क्रिया ना होकर पूर्ण भूतकालिक क्रिया बन जाती है। ये सारी पहचान है, अलग से इनको भी नोट करके रखना आप। तो रमेश जयपुर गया था, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। मैं खाना खा चुका था, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। उसने एक उपन्यास लिखा था, तो ये भी पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। एक होता है संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। कौन सी होती है? संदिग्ध भूतकालिक क्रिया होती है। संदिग्ध भूतकाल की पहचान यही है कि पहली बात तो सामान्य भूतकालिक क्रिया होनी चाहिए और उसके अंत में या तो होगा ऑब्लिक होगी ऑब्लिक होंगे, ये जुड़ा रहता है। तो या तो होगा, होगी, होंगे जुड़ा होगा। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी होगी, रमेश जयपुर गया होगा, ये सारे उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एक होता है हेतु हेतु मद भूतकालिक क्रिया। हेतु का मतलब होता है कारण। 2 बार हेतु हेतु आ रहा है तो इसका अर्थ हो जाएगा कारण कारण। क्या हो जाएगा? कारण कारण, इसका अर्थ निकल जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? देखो हेतु हेतु मद में क्या होता है, इसमें 2 क्रिया एक साथ आती है वाक्य में। एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया का कारण बनता है एक तो, और क्रिया के अंत में ता ऑब्लिक ती ऑब्लिक ते, यानी क्रिया के अंत में ताते ती जुड़ा रहता है। और एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया का के ऊपर निर्भर करता है। और क्रिया बीते हुए समय में संपन्न होगी, यानी कि भूतकाल में संपन्न होती है। क्योंकि आगे हेतु हेतु मद एक भविष्य काल में भी आएगा, वहां पर पहचान उल्टी हो जाती है। वहां पर पहचान हो जाती है कि क्रिया के अंत में गागेगी आएगा और वो क्रिया भविष्य का बोध कराएगा। और उसमें भी विद्यार्थियों ये तो आएगा, मतलब एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करेगा। और साथ ही में वाक्य में यदि तो का प्रयोग होता है। किसका होता है? यदि तो। यदि तो एक अव्यय है, उसका प्रयोग होता है। तो जैसे इस भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में ता ती ते आता है और वाक्य में यदि तो जोड़े से आता है। कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। जैसे उदाहरण मिलता है यदि पढ़ता तो यदि भी आ गया और तो भी आ गया। और क्रिया क्रिया क्या है यहाँ पर? पढ़ता, तो क्रिया के अंत में क्या आ रहा है? तातेती आ रहा, ता आ गया। यदि रमेश जयपुर जाता तो हवा मेल देखता, तो देखो 2 क्रियाएं आ रही है यहाँ पे, एक तो जाता और देखता, और दोनों क्रियाओं के अंत में क्या आ रहा था? और एक क्रिया का संबंध होना दूसरी क्रिया का कारण बन रहा है। और वाक्य में आपको यदि तो भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यदि तो भी देखने को मिल रहा है। तो इन सब वाक्यों को देखकर हम विद्यार्थी ये बता सकते हैं कि ये हेतु हेतु मद भविष्य काल में जाएगा या भूतकाल में जाएगा। तो ये सारे भूतकाल के उदाहरण हैं। यदि रमेश पढ़ाई करता तो पास हो जाता, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। तो ये सारे उदाहरण इसके मिलते हैं ना। आगे देखते हैं एक तो हो गया विद्यार्थियों काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया जो थी वो कंप्लीट हो गया, साथ ही में उसके जितने भी उपभेद थे, चाहे सामान्य भूतकालिक हो, चाहे आसन भूतकालिक हो, या फिर अपूर्ण भूतकालिक, पूर्ण भूतकालिक, संदिग्ध भूतकालिक,
या फिर हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया थी, जो उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली। अब पढ़ेंगे हम दूसरा आता है वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी? वर्तमान कालिक क्रिया। ऐसी क्रिया जो समय चल रहा है उसमें संपन्न होती है, उसे वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। अब वर्तमान कालिक क्रिया की जो परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है, वो तो हमने सामान्यतः आपको बताई दी, इसमें ज़्यादा डिटेल से जाने की जरूरत है नहीं है। अब इसके उपभेद देखते हैं कि इसके भी उपभेद होते हैं। इसके उपभेद होते हैं सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया और अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। इसके अलावा पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है, आज्ञाबोधक वर्तमान कालिक क्रिया है, और ये सारी इसके उपभेद होते हैं। तो एक एक उपभेद को हम देख लेते हैं। तो वर्तमान कालिक क्रिया के उपभेद में पहला आ जाता है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, और इसकी पहचान ये होती है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं जुड़ा होता है। देखो विद्यार्थी, इसकी पहचान क्या है कि जो वाक्य होता है या जो क्रिया होती है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, उसके अंत में या तो ता है, नहीं तो ती है, नहीं तो ते है, नहीं तो ता हूं, नहीं तो ती हूं, ये जुड़ा रहता है। जैसे आपको उदाहरण बता देता हूं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, ता है आ गया। सीता पुस्तक पढ़ती है, ती है आ गया। वे विद्यालय जाते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं और मैं पुस्तक पढ़ती हूं। तो इन 5 जो वाक्य दिए मैंने आपको, इन सब की जो क्रियाएं आ रही है, किसी में तो ता है आ रहा है, किसी में ता ती हूं आ रहा है, किसी में ते हैं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये पता होना चाहिए आपको, ता है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये सारी जो पहचान है, ये पहचान ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप पता कर सकते हो कि सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है या अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है, संदिग्ध है, पूर्ण है या आज्ञाबोधक है। इनको देख लेना आप थोड़ा आराम से। दूसरा, अगर इसके उपभेद की बात करें कि दूसरा इसका उपभेद कौन सा है, तो अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, कई बार इसको तात्कालिक वर्तमान कालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है, और इसकी पहचान होती है क्रिया के अंत में रा है, रही है, रहे हैं, रा हूं और रही हूं। तो इस प्रकार की 5 इसकी पहचान है, इनको देख लेना। उदाहरण देखते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो रहा आ गया। सीता पुस्तक पढ़ रही है, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, मैं विद्यालय जा रही हूं। तो ये सारी पहचान किसकी है? अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया या तात्कालिक वर्तमान कालिक क्रिया की पहचान है, और इसी पहचान के अनुसार ये उदाहरण है। तीसरा इसका उपभेद है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी? संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया की पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में रा होगा, रही होगी, रहे होंगे। या फिर एक और पहचान है इसकी, क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये आता है। और जैसे उदाहरण की बात करें, रमेश पुस्तक पढ़ रहा होगा, ऐसा मिलेगा आपको। साथ ही में पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया की अगर पहचान देखें, तो पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया की पहचान वही पहचान होती है जो आसन भूतकालिक क्रिया की पहचान होती है। आसन भूतकालिक क्रिया की पहचान क्या होती है कि सामान्य भूतकालिक क्रिया और है जुड़ा रहता है। सामान्य भूतकाल की पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में आ, ई या ए आता है, साथ में है आ जाता है। जैसे सीता विद्यालय गई है, राम विद्यालय गया है, वे विद्यालय गए हैं। तो आसन भूतकाल के जो भी उदाहरण हमने देखे थे, वो सारे उदाहरण कॉपी हो जाएंगे किसमें? पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया में, देख लेना। लेकिन आपका एक क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि अगर जैसे हमें पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया और आसन भूतकालिक क्रिया दोनों मिल जाए, तो प्रथम वरीयता हम किसको देंगे? तो आप आसन भूतकालिक क्रिया को दे लेना उन उदाहरण। एक है विद्यार्थियों आज्ञार्थक या आज्ञाबोधक वर्तमान कालिक क्रिया। इसमें क्या होता है? आज्ञा या देने का बोध होता है। जैसे रमेश अब तुम पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पर जो रमेश है इसको आज्ञा दी जा रही है, और नोट डाल के कुछ लिखा हुआ है। जैसे पूर्ण वर्तमान काल तथा आसन भूतकाल, ये तो बताई दी मैंने। जैसे पूजा ने पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ पढ़ी है में आसन भूतकालिक क्रिया भी है और पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया का भी उदाहरण है। ये इसका उदाहरण था, ठीक है। और अगर ये पूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया ना मिले तो फिर आसन भूतकाल कर लेना, और आसन भूतकालिक दोनों और पूर्ण दोनों मिल जाए तो प्रथम वरीयता किसको दे देना? आसन भूतकालिक क्रिया को दे देना। ये हो गई विद्यार्थियों वर्तमान कालिक क्रिया के क्रिया, और इसके जितने भी उपभेद थे वो सारे कंप्लीट हो, ठीक है। अब हम जानेंगे विद्यार्थियों भविष्यकालिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। भविष्यकालिक क्रिया यानी कि वह क्रिया जो आने वाले समय में संपन्न हो, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। और क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाता है, उसे भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। तो सिंपल बात है कि ऐसी क्रिया जो आने वाले समय में या भविष्य काल में संपन्न होगी, उसको भविष्यकालिक क्रिया कहेंगे। इसके उपभेद जान लेते हैं विद्यार्थियों के, इसके उपभेद कौन कौन से होते हैं।
देखिएगा साथियों, इसके उभेद में वही पहला तो सामान्य भविष्यकालिक क्रिया ही आएगा। सामान्य भविष्यकालिक क्रिया की पहचान क्या है कि जो मुख्य क्रिया होती है उस क्रिया के अंत में गा गे जुड़ा होता है। जैसे मुख्य क्रिया में गा गे गी का प्रयोग होता है। जैसे निकुंज पुस्तक पढ़ेगा, तो पढ़ना क्रिया था, इसके अंत में क्या आ रहा है, गा, भविष्य की बात हो रही है। सीता पुस्तक पढ़ेगी तो गी आ गया, वे पुस्तक पढ़ेंगे तो गे आ गया, है ना। इसी प्रकार दूसरा है अपूर्ण भविष्यकालिक क्रिया। अपूर्ण ना मिलकर इसका दूसरा नाम भी मिलता है कई बार, सतत भविष्यकालिक क्रिया। सतत ना मिलकर फिर मिल जाता है सातत्य भविष्यकालिक क्रिया। अब जानते हैं इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है विद्यार्थियों, जो क्रिया होती है ना उसके अंत में या तो ता रहेगा, ती रहेगी, या ते रहेंगे, या ता रहूंगा, क्या जुड़ा रहता है, या ती रहूंगी। देखो क्या जुड़ा रहता है, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, और ता रहूंगा या ती रहूंगी, ये सब जुड़े रहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहां पर लिखे हुए हैं, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ती रहूंगी। एक तो क्या रहता है, मैं पढ़ता रहूंगा, एक मैं पढ़ती रहूंगी, एक वह पुस्तक पढ़ता रहेगा, वह पुस्तक पढ़ती रहेगी, वे पुस्तक पढ़ते रहेंगे। तो ऐसे भी उदाहरण आपको मिलेंगे। इसमें हर रोज, हमेशा, नित्य, प्रतिदिन और इनके अंत में गागेगी का प्रयोग वगैरह होता है। तो इससे आराम से पता लग जाता है कि अपूर्ण क्रिया है। एक होती है संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जो आने वाले समय में संपन्न हो, उसकी संभावना रहती है, उसको बोलते हैं संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। और इसमें वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो शायद और संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। और इसकी पहचान क्या होती है कि क्रिया में गागेगी का प्रयोग नहीं होता है। इसका गागेगी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो ये तो सामान्य भविष्यकालिक क्रिया है, शायद वह पुस्तक पढ़े, ये नहीं जोड़ना, हमें पढ़े जोड़ना है। तो शायद भी आ गया वाक्य में, तो इससे हम बता देंगे संभाव्य भविष्यकालिक है। अब मैं क्या करूं, तो इसमें भी विद्यार्थी थोड़ा सा सब देख लेना आप। हेतु मद जो भविष्यकालिक क्रिया है, इसकी पहचान क्या होती है। हेतु का मतलब होता है कारण, दूसरा हेतु का मतलब भी कारण, यानी एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया का कारण बने, उसे कहते हैं हेतु मद भविष्यकालिक क्रिया। और आने वाली जो क्रिया है वो आने वाले समय में संपन्न होती है, यानी भविष्यकाल में संपन्न होती है, इसलिए इसको कालिक क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया में यदि तो का प्रयोग होता है और गागेगी का भी प्रयोग होता है। यदि पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, देखो यदि पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, तो एक तो आपको क्या मिल रहा है इसमें, यदि मिल रहा है और एक तो मिल रहा है। और क्रिया कौन सी, पढ़ेगा और होगा। और इन क्रियाओं के अंत में क्या आ रहा है, गागेगी का प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, गागेगी का प्रयोग हो रहा है। अब एक होती है आज्यार्थक भविष्यकालिक क्रिया। कौन सी होती है, आज्यार्थक, आप हमारे घर अवश्य आइएगा। तो इस वाले जो वाक्य में है भविष्य में आज्ञा देने का भाव हो रहा है विद्यार्थियों इसमें। ये हो गया काल के आधार पर। हम चार आधारों पर चर्चा करेंगे। पहला आधार है काल के आधार पे, दूसरा रचना या संरचना के आधार पर हम पढ़ेंगे, तीसरा समापन के आधार पढ़ेंगे, और चौथा क्रम के आधार पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में अगर कुछ बच जाता है तो अन्य क्रियाओं में उनको हम अध्ययन कर लेंगे, जैसे कृदंत क्रिया है, अनेकार्थक क्रियाएं हैं, उनको भी हम देखें। टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज आपके कि भाई क्रियाएं कितने प्रकार की होती। और फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं विद्यार्थियों, किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत आती। देखो सबसे पहले जानते हैं रचना या संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो भेद है वो कौन कौन से होते हैं। तो एक तो सामान्य क्रिया होती है, एक संयुक्त क्रिया होती है, इसी को आगे देखेंगे हम यौगिक क्रिया भी कहते हैं। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया, एक होती है अनुकरणात्मक क्रिया, एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। एक होती है नाम धातु क्रिया, और एक होती है सहजातीय क्रिया, और एक होती है सहायक क्रिया। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में यहाँ ही समझा देता हूँ, फिर आगे तो हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे। देखो सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। सामान्य क्रिया किसी क्रिया का सामान्य रूप में प्रयुक्त होना, कोई सामान्य क्रिया कहते हैं, या किसी वाक्य में एक क्रिया का प्रयुक्त होना, उसको सामान्य क्रिया। अलग अलग विद्वान अलग अलग वैयाकरण इसकी अलग अलग परिभाषा देते हैं सामान्य क्रिया की। और दूसरी एक और पहचान ये है इसकी, कुछ वैयाकरण इसे रचना या संरचना के आधार पर भेद मानते ही नहीं है। वो उनके अनुसार फिर ये 7 भेद ही होते हैं, इस भेद को मानते नहीं है। भाई आप क्रिया टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्रिया का आप अध्ययन कर रहे हैं, और उसमें सामान्य जो चीज़ें आ रही हैं उनको क्या भेद के रूप में रखना। भाई कोई एक्स्ट्रा अलग चीज़ आती है, समझाने लायक कोई चीज़ आती है, तो उनको आप भेदों में रखो। तो कुछ वैयाकरणों का ये मानना है कि सामान्य क्रिया
कोई भेद नहीं होता है। लेकिन फिर भी जिन्होंने माना है उन्होंने ये तर्क दिया है, अपना ये मत रखा है उन्होंने कि ऐसी क्रिया जो अपने सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है, सामान्य क्रिया कहते हैं। या फिर उन्होंने ये बताया कि एक वाक्य में जब एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसको सामान्य क्रिया, ठीक है, उनके अनुसार जो भी था ये था। एक होती है संयुक्त क्रिया, तो दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया की भांति प्रयुक्त होती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया को हम यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो मुख्य क्रिया और एक रंजक क्रिया। वाक्य में जो क्रिया सबसे पहले प्रयुक्त होती है उसको मुख्य, और जो अंत में प्रयुक्त होती है उसको रंजक क्रिया कहते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक रंजक क्रियाएं प्रयुक्त हो सकती हैं। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो देखो, एक समय में जब बहुत सारी क्रियाएं संपन्न होती है, उनमें से जो क्रिया सबसे पहले संपन्न होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया, तो किसी दृश्य या किसी ध्वनि, चाहे ध्वनि और दृश्य वास्तविक हो या केवल उसकी कल्पना की गई हो, उसका अनुकरण करके, उसकी कॉपी करके अगर कोई क्रिया बनाई जाती है तो उसको अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनती है उसको अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं को किसी प्रेरणा से संपन्न किया जाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें दो प्रकार के कर्ता भी आते हैं, एक प्रेरक कर्ता और एक प्रेरित कर्ता। जो प्रेरणा देने का काम करता है उसको प्रेरक कर्ता, जो प्रेरणा लेता है उसको प्रेरित कर्ता कहते हैं। और इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। कौन कौन सी होती है? एक तो प्रथम प्रेरणार्थक होती है और एक द्वितीय प्रेरणार्थक होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की जो पहचान है वो हम आगे देखेंगे, और द्वितीय प्रेरणार्थक इनको जब डिटेल से पढ़ेंगे ना उस समय इनकी पहचान वगैरह भी बता देंगे आपको ना। एक होती है नाम धातु क्रिया। तो ऐसी क्रियाएं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके साथ प्रत्यय वगैरह जुड़कर बन जाती है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। और एक होती है सहजातीय क्रिया। सहजाति का मतलब क्या होता है? एक ही जाति। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने होते हैं, उनकी मूल धातु एक ही होती है, उनका क्रियांश एक ही होता है, तो उसे सहजातीय क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रिया जो सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है, मुख्य क्रिया को उसका अर्थ प्रकट करने में उसकी मदद करती है, तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और सहायक क्रिया को कई बार हम अपूर्ण क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो सहायक क्रिया, अपूर्ण क्रिया कब बन जाती है? जब वो मुख्य क्रिया के अभाव में प्रयुक्त होती है, तो उसको ऐसी स्थिति में अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में, एक एक क्रिया के बारे में बड़ा डिटेल से। सबसे पहले जो क्रिया का भेद आता है वो कौन सा आता है? सामान्य क्रिया। कौन सा आता है विद्यार्थियों? सामान्य क्रिया आता है, और इसको हम देख लेते हैं। पानी विद्यार्थियों बोलता तो गला बिल्कुल सूख जाता है बोलते बोलते ना। आप भी पी लिया करो साथ में, आप भी परेशान हो जाते हैं। चलो अब देखते हैं सामान्य क्रिया। सबसे पहले जानते हैं सामान्य क्रिया। जब क्रिया का प्रयोग सामान्य रूप में होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी कि जब किसी वाक्य में केवल देखो, मैंने बताया था इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, अलग अलग व्याकरणों ने अलग अलग परिभाषा दी, तो दो तीन प्रकार की परिभाषा में लेके आ गया हूँ। जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। या फिर जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का सामान्य या सरल रूप में प्रयुक्त होती है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। क्या मतलब निकला? जैसे पढ़ा, पढ़ा है, पढ़ाता, पढ़ता है, पढ़ेगा, ये सारी सामान्य क्रियाओं के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे मोहन ने गीत गाया, यहाँ गाया। मोहन खेलता है, वह जाए। राम रोता है, राम खाना पकाता है। राम नहाया, राम ने खाना बनाया, वह गया। पढ़ती, ये सारी सामान्य क्रियाएं हैं, इनको कोई याद करना कोई जरूरी नहीं। अब आता है विद्यार्थियों याद करने वाली जो क्रियाएं हैं वो इनका थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी है संयुक्त क्रिया। क्या है? संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया के बारे में हम जानेंगे। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहां दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बन जाती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरी क्या परिभाषा दे रखी है? जहां दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। और तीसरी क्या परिभाषा दे रखी? दो या दो से अधिक भिन्नार्थ धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। इनमें पहली क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं तथा बाद वाली क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। ये सारी बातें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया की भांति प्रयुक्त होती है, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया का दूसरा नाम मिलता है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो मुख्य क्रिया, एक रंजक क्रिया। वाक्य में जो क्रिया पहले प्रयुक्त होती है उसको मुख्य क्रिया कहते हैं, और बाद में जो प्रयुक्त होती है उसको रंजक क्रिया कहते हैं। देखिए,
हिंदी में रंजक क्रियाएं जैसे आना, खेलना, जाना, तैरना, देखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, सोना, ये सब होती है। संयुक्त क्रियाओं में सहायक क्रिया सदैव अलग लिखी जाती है। जैसे पढ़ रहा था, पढ़ा होगा, पढ़ चुका है, पढ़ रहा होगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ रहा है, रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो रही है सहायक क्रिया, है ना। जैसे कुछ उदाहरण है संयुक्त क्रिया के, कि सुनीता ने खाना बना लिया, तो दो क्रियाएं आ रही है, एक तो बनाना और एक लेना। दो क्रियाएं एक क्रिया की भांति प्रयुक्त हो रही है, तो इसको तो बोलेंगे हम संयुक्त क्रिया। क्या बोलेंगे इसको? संयुक्त क्रिया बोलेंगे। और संयुक्त क्रिया को कई बार हम बोलते हैं यौगिक क्रिया। क्या बोलते हैं? यौगिक क्रिया। अब इसमें मुख्य क्रिया कौन सी? बनाना। जो पहले कौन सी आ रही है? बनाना आ रही है, तो ये मुख्य क्रिया हो जाएगी। और बाद में जो आती है उसको रंजक क्रिया। क्या कहते हैं? रंजक क्रिया। उसने पत्र लिख दिया, उसने पत्र लिख दिया, तो ये पूरी तो संयुक्त क्रिया है। और संयुक्त क्रिया विकल्प में ना मिले तो हम इसको क्या बोलते हैं? यौगिक क्रिया बोल सकते हैं। और जो लिख आया है ये मुख्य क्रिया है, और जो दिया है वो रंजक क्रिया है। इसी प्रकार वह पत्र लिखने लगा, तो लिखना यहाँ पर मुख्य क्रिया है, लगा रंजक क्रिया है, और ये पूरी जो क्रिया है पूरी मिलकर जो प्रयुक्त हो रही है इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया अगर विकल्प में ना हो तो फिर ऐसी स्थिति में हम इसको यौगिक क्रिया बोल देंगे। यह दृश्य देख मेरा हृदय दुख से भर गया, तो भर गया यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों? संयुक्त क्रिया। उसकी बातें सुन मुझे हंसी आ गई। इसमें तीन क्रियाएं हैं, हंसना, आना और जाना, तीन क्रियाएं हैं, और तीनों क्रियाएं मिलकर इस पूरे हुए मिले हुए रूप को बोलेंगे संयुक्त क्रिया। क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोलेंगे। और संयुक्त क्रिया को ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? यौगिक क्रिया। अब बताओ इसमें मुख्य क्रिया कौन सी? कमेंट करके आप ही बताओ विद्यार्थियों, मैं नहीं बताने, आप बताओ। देखो, बादलों को देख मोर नाच उठा, तो ये पूरी संयुक्त क्रिया है। नाच यहाँ पर मुख्य क्रिया है, उठा रंजक क्रिया है। राम पत्र लिखने लगा, ये बात तो आ गया वापस आई, वह पत्र लिखने लगा, राम पत्र लिखने लगा, एक ही। उसने खाना खा लिया, तो खाना खा लिया, खा लिया दो क्रिया आ रही है। अचानक वह रोने लगा, तो ये क्रिया आ रही संयुक्त क्रिया। सुनीता ने दूध पी लिया, तो पी लिया। और खाना खाकर तुम सो जाओ, क्या हो जाओ? सो जाओ। तो सोना और जाओ दो क्रिया आ रही है, और इसमें सोना मुख्य क्रिया है और जाओ रंजक क्रिया है। क्या है? रंजक क्रिया है। देखो, अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रिया के 13 उपभेद होते हैं, 13 उपभेद होते हैं। इनको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप पढ़ लें। सामान्य इतना याद कर लोगे ना, रचना या संरचना के आधार पर क्रिया का एक तो सामान्य क्रिया होती है और एक दूसरी संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त को यौगिक कहते हैं, यौगिक के दो भेद होते हैं, मुख्य और रंजक, बस इतना याद करना है। लेकिन कुछ एग्जाम होते हैं उनमें कई बार डिटेल से पूछ लेते हैं, तो अलग अलग कोर्स थोड़ी पढ़ोगे विद्यार्थियों, एक बार में कंप्लीट कर लो, किसी टॉपिक को बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े आपको, है ना। तो इसके उपभेद 13 उपभेद कौन कौन से होते हैं उनको जान लेते हैं। पहला होता है आरंभ बोधक। कौन सा होता है? आरंभ बोधक। और आरंभ बोधक की पहचान ये होती है कि क्रियांश के अंत में यानी कि धातु के अंत में ने और लगना जुड़ा रहता है। जैसे पानी बरसने लगा, तो बरसने लगा मुख्य क्रिया तो है बरसना, अब बरसना में क्या आ गया? ने लगा जुड़ा आ गया विद्यार्थियों। तो ऐसी स्थिति में आरंभ बोधक का बोध करा रही है। समाप्ति बोधक यानी कि समाप्त होने का बोध कराएगी। जैसे धातु के अंत में चुकना होगा, वह पढ़ चुका, वह खा चुका, ऐसी क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आकस्मिकता बोधक से रिलेटेड होती है। जैसे धातु में उठना, बैठना, पढ़ना सब आ जाता है। वह कह उठा, वह रो पड़ा, ये सब आकस्मिक बोधक होती है। निरंतरता बोधक, निरंतरता बोधक में जैसे जाना, रहना के पहले वर्तमान कृदंत रूप होता है। जैसे पानी बरसता रहता है, निरंतरता का बोध करा। सुरेश भी चलता गया, सुनीता बहुत बोलती रहती है। तो ये सारी होने को तो संयुक्त क्रिया है, लेकिन संयुक्त क्रिया को भेद में किस में चल जाएगा? ये निरंतरता बोधक में चला जाएगा। 4 विकल्प आएंगे ना, उनको देख के आप आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इतना कोई कठिन नहीं आता यहाँ से सवाल। आप पढ़ो तो सही विद्यार्थी, एक बार नोट्स बना लो, आपके एक भी कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अभ्यास बोधक, इसमें भूत कालिक क्रिया आती है और कर्दंत रूप में प्रयुक्त होती है, और उनके अंत में करना जुड़ा रहता है। पढ़ा करता है, लिखा करता था, ये सारे उदाहरण इसके देखने को मिलेंगे। सक्यता बोधक, इसमें धातु के बाद में सकना क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे जा सकते हो, पढ़ सकता है, तो सक्य क्रिया आ रही ना, इसलिए फिर इसको सक्यता बोधक नाम दे दिया। इसी प्रकार अवकाश बोधक, अवकाश धातु के बाद में न और पाना आ जाएगा। जैसे वह पढ़ने न पाया, जाने न पाया, तो ये अवकाश का एक प्रकार से रेस्ट का बोध करा रहा है, इसलिए। अनिष्टता बोधक, धातु के अंत में खाना, मारना वगैरह आता है। कुत्ते ने काट खाया, चिट्टी लिक मारी, तो ऐसे आते हैं विद्यार्थियों अनिष्टा बोधक। 9 तो हो गए, 9 हो गए, नहीं सॉरी 8 हो गए, 9वां इच्छा बोधक।
धातु के अंत में ना चाहना आता है, वह जाना चाहती है, आप क्या खाना चाहोगे, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। 10वां इसका उभेद है अनुमति बोधक, धातु के अंत में ने और देना, उसे पढ़ने दो, उसे करने दिया गया, मुझे जाने दो, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। आवश्यकता बोधक में धातु के अंत में ना, रूप और पढ़ना, चाहिए, होना वगैरह ये आ जाता है। जैसे आपको ये काम करना पड़ेगा, अब तुम्हें जाना चाहिए, ये काम भी आपको लेना चाहिए, ये सारे उदाहरण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। 11 हो गए। 12 में है अतिशय, अतिशयता बोधक। अतिशयता होता है मतलब बढ़ा चढ़ाकर, उसी क्रिया की तीव्रोक्ति करना। पढ़ते पढ़ते सो गया, बैठे बैठे थक गया, सुन सुनकर आया है, तो ये सारी क्रियाएं क्या है, ये विद्यार्थियों अतिशयता बोधक में आ जाती है और संयुक्त क्रिया में आ जाती है। एक होती संज्ञादि संयुक्त क्रिया है, जैसे संज्ञादि के साथ संयुक्त क्रिया में संज्ञा आदि अर्थ प्रदान रहता है, अपना, बनाना, आदर करना, भस्म होना, ढीला पड़ना वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये संयुक्त क्रिया थी, योगी क्रिया थी, कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी जो उपभेद आता है, इसका तीसरा नंबर है शायद, तीसरा, तो पूर्वकालिक क्रिया आ जाती है। पूर्वकालिक क्रिया को देखेंगे, उदाहरणों सहित बड़ा डिटेल से देखेंगे। तो पूर्वकालिक क्रिया सामान्य मैं बता देता हूं, एक समय में संपन्न होने वाली क्रियाओं में से जो क्रिया सबसे पहले संपन्न होती है, माना कि देखो एक समय में 3-4 क्रियाएं संपन्न, पहले समय के अनुसार देखे, काल के अनुसार देखे, अवधि के अनुसार देखे, टाइम के अनुसार देखे, तो क्रिया जो सबसे पहले संपन्न हो रही है उसको पूर्वकालिक क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। स्पष्ट है, देखो पूर्वकालिक क्रिया, इस शब्द का टुकड़ा करता हूं, पूर्व, काल और इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें। काल का मतलब होता है समय, पूर्व मतलब पहले, पहले के समय की बात की जा रही है, इक मतलब समय, तो पूर्व काल से संबंधित उसको बोलते हैं पूर्वकालिक। यहाँ क्या लिखा हुआ है, समान समय पर संपन्न होने वाली क्रियाओं में से जो क्रिया सबसे पहले संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि एक क्रिया से पहले कोई क्रिया हुई हो तो वह पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब एक कार्य होने के बाद ही कोई दूसरा कार्य होता है वहां पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। तो ये कुछ बिंदु है, इनको आप देख लेना। इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान क्या होती है कि पूर्वकालिक क्रियाओं में कर, के, करके, प्रत्यय का प्रयोग होता है, अर्थात मूल धातु के साथ कर या कर के प्रत्यय लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। तो विद्यार्थियों आप इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जो पूर्वकालिक क्रिया है इसकी पहचान क्या होती है, कर प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका कर प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे सोकर, उठकर, चलकर, गाकर, पीकर, नहाकर, दौड़कर, आकर, गिरकर, पढ़कर, हुटकर, सब क्रियाओं के अंत में क्या आ रहा है, कर आ रहा है। क्या आ रहा है, कर आ रहा है, ध्यान रखना। तो इसकी पहचान होती है, कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे उठकर है, सोकर है, पीकर है, नहाकर है, चलकर है, दौड़कर है, ये सारे उदाहरण आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे वह खाना खाकर पढ़ने जाएगा, तो देखो यहाँ क्रिया है, तो देखो कितनी सारी आ रही है, जाना क्रिया आ रहा है, पढ़ना क्रिया आ रहा है, खाना क्रिया आ रहा है, लेकिन कर किसके अंत में आ रहा है, खाकर के अंत में आ रहा है। और इन सभी क्रियाओं में से जो क्रिया सबसे पहले संपन्न हुई है उसको कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। तो यहां पर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण खाकर, सीता अभी जयपुर होकर आई है, तो विद्यार्थी यहाँ होकर पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। देखिए अलग रंग में जो दिए हुए हैं सारे पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। मोहन अभी सोकर उठा है, सुमन दवाई खाकर सो गई, वह पढ़कर खेलने चला गया, देखो पढ़कर, खेल कर, चला गया, तो ये देखो कितने सारी क्रियाएं, जाना, चलना, खेलना, पढ़ना, 4 क्रियाएं एक साथ आ रही। लेकिन इन क्रियाओं में जो सबसे पहले क्रिया संपन्न हुई है वो कौन सी हुई है, पढ़कर। वह अभी जयपुर होकर आई, ये तो हो गया विद्यार्थियों। सुनीता अभी सोकर उठी है, वह खाना खाकर सो गया, राम भोजन करके सो गया, सुनीता पत्र लिखकर सो गई, राम पढ़कर सो गया, खाना खाकर तथा पढ़ने जाएगा। देखो एक वाक्य में एक जैसी क्रियाएं भी प्रयुक्त हो सकती है, एक से अधिक क्रियाएं भी प्रयुक्त हो सकती है, डिपेंड करता है एग्जामिनर ने किस टाइप का प्रश्न घुमाया है। तो एक बार कंप्लीट आप क्रिया पढ़ ले, उसके बाद में जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है उनकी आप प्रैक्टिस करें, तो उससे कुछ कंसेप्ट क्लियर होते हैं। जो कई बार थ्योरी पढ़ने से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, लेकिन वस्तुनिष्ठ पर्सन पढ़ने से वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और पुरानी एग्जाम में जो पर्सन आए हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ विद्यार्थी जो पढ़ाऊँगा उसमें से कोई कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा। इसमें से विद्यार्थी एक पेज आउट हो चुका है, चलो मैं उसको वैसे बता देता हूँ। ये अनुकरणात्मक क्रिया का यहाँ पेज था लेकिन वो आउट हो गया, डिलीट हो गया। देखो अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि किसी दृश्य या किसी ध्वनि
चाहे वो वास्तविक हो या उसकी कल्पना की गई हो, उसके अनुकरण से जो क्रियाएं बनती है उसको बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। तो क्या बोलते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे टनटनाना, खटखटाना, मिमियाना, बनबनाना, हिनिनाना, हुकारना, गुर्राना, गुनगुनाना, फुसफुसाना, बड़बड़ाना, चमचमाना, टिमटिमाना, तमतमाना, टरटराना, फड़फड़ाना, तिल मिलाना, ये सब क्रिया हैं। जगमगाना, बिलबिलाना, गिड़गिड़ाना, खटखटाना और बड़बड़ाना, थपथपाना, मचमचाना, ये सारी क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है। एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है विद्यार्थियों। और ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है ना, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है और एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। साथ ही में प्रेरणार्थक क्रिया के साथ इन दोनों को भी हम पढ़ लेंगे। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इन सभी उदाहरण के ऊपर भी हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले जानते हैं विद्यार्थियों सॉरी, देखिए प्रेरणार्थक क्रिया सबसे पहले कौन सी आ जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया आ जाती है तो जब किसी वाक्य का कर्ता अपनी इच्छा से कार्य नहीं करके किसी दूसरे की प्रेरणा से अगर कोई काम करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से ये पता चलता है कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्यों में सामान्यतः फलतः दो कर्ता प्रयुक्त होते हैं। और दो कर्ता, देखो कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। एक तो होता है प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देता है, एक होता है प्रेरित कर्ता जो प्रेरणा लेता है। तो इस प्रकार दो कर्ता आ जाते हैं इसमें। और जैसे राम सुरेश से पत्र लिखवाता है तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। पूजा रवि से गृह कार्य करवाती है, पूजा रवि से गृह कार्य करवाती है तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अध्यापक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाता है, शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं और मोहित नौकर से काम करवाता है। मुकेश ने नाई से बाल कटवाए, सुरेश ने माली से दूब कटवाई, ये दूब तो कर्म आ जाएगा, ये कटवाई ये आ जाएगा विद्यार्थियों। आगे देखो, अब अगर बात करें प्रेरणार्थक क्रिया तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, अभी चर्चा की थी हमने, और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान होती है कि क्रिया के अंत में या तो आता प्रत्यय जुड़ा होगा या आना प्रत्यय जुड़ा होगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बात को नोट करके रख लेना। प्रथम प्रेरणार्थक की पहचान क्या है? क्रिया के अंत में या तो आना या फिर आता प्रत्यय जुड़ा रहता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक की पहचान क्या? क्रिया के अंत में या तो वाता प्रत्यय जुड़ा होगा या फिर वाना प्रत्यय जुड़ा। कौन सा? या तो वाता या वाना प्रत्यय जुड़ा होगा। अगर हम उदाहरण देखें यहाँ पर तो ये तो सामान्य क्रिया के उदाहरण लिखे हुए सारे नीचे, और ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण लिखे हुए हैं और ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण लिखे। जैसे लिखना क्रिया में अगर आपने आना प्रत्यय जोड़ा, क्योंकि प्रथम प्रेरणार्थक की पहचान क्या है? या तो आना या फिर आता जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? या तो आता जुड़ेगा या आना। अगर द्वितीय में देखें विद्यार्थियों तो इसमें या तो वाना जुड़ेगा नहीं तो फिर वाता। क्या जुड़ेगा? या तो वाना या वाता जुड़ेगा। जैसे लिखना से क्या बना? लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय में क्या बनेगा? लिखवाना। अगर यहाँ लिखता आ जाता है तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जिसके अंत में ना आता है उसमें आना या वाना जोड़ना है। प्रथम प्रेरणार्थक में तो क्या जोड़ोगे? आना, द्वितीय में वाना। लेकिन जिसके अंत में ता आता है उसके अंत में प्रथम प्रेरणार्थक में तो आता जोड़ना है और द्वितीय प्रेरणार्थक में वाता जोड़ना है। ठीक है, तो लिखता का क्या हो जाएगा? लिखाता और लिखवाता। इसी प्रकार हंसना क्रिया का क्या बनेगा? हंसाना और हंसवाना। इसी प्रकार हंसता आ जाता तो हंसाता और हंसवाता। और चलना का क्या आ जाएगा? चलाना और चलवाना। चलता आता तो चलाता और चलवाता। पढ़ना आ जाएगा तो पढ़ाना और पढ़वाना। रोना आ गया तो रुलाना और रुलवाना। रोता आ जाता तो रुलाता और रुलवाता। पीना का पिलाना और पिलवाना। अगर पीता आ जाता तो पिलाता और पिलवाता। भागना क्रिया का क्या बनेगा? भगाना और भगवाना। ठहरना का क्या बनेगा? ठहराना और ठहरवाना। डूबना का डुबाना और डुबवाना। डूबता का डुबाता और डुबवाता। जीतना का जिताना और जितवाना। देना का दिलाना और दिलवाना। बोलना का बुलाना और बुलवाना। उठना का उठाना और उठवाना शब्द बन जाएगा विद्यार्थियों। इसी प्रकार देखिए ओटना जो क्रिया होता है, ओटाना और ओटवाना।
और ओटता का ओटाता और ओटवाता, गिरना का गिराना और गिरवाना, फैलना का फैलाना और फिलवाना बन जाएगा, सुनना का सुनाना और सुनवाना। ये थोड़ा नोट कर लेना आप, या तो मैं इधर हो जाता हूँ। इधर ये सामान्य क्रिया है और बाकी सब प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ये सब प्रथम प्रेरणार्थक के उदाहरण है और ये द्वितीय प्रेरणार्थक के उदाहरण है। इधर की तरफ देख लेना इस टेबल को। ओढ़ना का उड़ाना और उड़वाना, जागना का जगाना और जगवाना, और भीगना का भिगाना और भिगवाना शब्द बन जाएगा विद्यार्थी, इसको देख लेना। और इसी प्रकार जैसे लेटना क्रिया तो लिटाना और लिटवाना, चमकना का चमकाना और चमकवाना शब्द बन जाएगा, पिघलना का पिघलाना और पिघलवाना शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार बदलना क्रिया का है तो बदलना का क्या बन जाएगा, बदलाना और बदलवाना, और समझना का समझाना और समझवाना शब्द बन जाएगा, और खाना का खिलाना खिलवाना बन जाएगा, और छूना का छुलाना छुलवाना बन जाएगा। देना जो सामान्य क्रिया उसका प्रथम प्रेरणार्थक में दिलाना और द्वितीय में दिलवाना बन जाएगा। इधर से कर लेता हूँ। अब देखो विद्यार्थियों, धोना क्रिया जो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या बनेगा, दुलाना, और द्वितीय में दुलवाना बन जाएगा। पीना का पिलाना पिलवाना बन जाएगा, सीना का सिलाना सिलवाना बन जाएगा, सोना का सुलाना और सुलवाना बन जाएगा, जीना का क्या बनेगा, जिलाना और जिलवाना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इसमें तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं। विद्यार्थी इसमें समझाने वाली बात नहीं, लेकिन ये आप नोट करके रख लें, और साथ ही में जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, या पीडीएफ से भी आप इसको उतार सकते हैं। तो इसमें समझाने वाली कोई बात है ही नहीं है। कहना का कहाना या कहलाना या कहलवाना या कहलवाना बन जाएगा। यहाँ पर दिखाना का दिखाना दिखलाना और इधर दिखवाना बन जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। सीखना का सिखाना या सिखवाना इसमें बन जाएगा, इधर सिखवाना बन जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, इधर क्या बनेगा, सूखना का सुखाना और सुकवाना, बैठना का बिठावा या बिठलाना बन जाएगा, और इधर बिठवाना बन जाएगा। ठीक है, इन दो का थोड़ा मद्देनजर। अब आगे आता है कि नाम धातु क्रिया। कौन सी नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, तो नाम धातु को जान लेते हैं ना। नाम धातु क्रियाएं वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय, जिसको हम अविकारी शब्द कहते हैं, आदि शब्दों में प्रत्यय लगने से बनती है, उसे नाम धातु क्रिया। तो ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय में प्रत्यय जुड़ने से बनती है, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में वास्तव में किसी क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय आदि शब्दों को ही क्रिया की तरह काम में लिया जाता है, तो वहां नाम धातु क्रिया मानी जाती है उसको। यही बात आगे घूम फिर, जैसे राम बहुत बतियाता है, सीता शर्माने लगी, आजकल मुकेश मुझे झुटलाने लगा, पुलिस चोर को लतियाते, लात से लतियाना बना विद्यार्थियों। मेहमानों के लिए जरा चाय गरमा दो, तो गर्म तो वैसे विशेषण होता है, और गर्म से यह क्या हो गया, गरमा दो, तो यह क्रिया बना दी हमने, तो इसलिए फिर इसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ क्रियाएं हैं इधर, तो ये जैसे कुछ शब्द दे रखे हैं, ये संज्ञा के शब्द हो सकते हैं, सर्वनाम के शब्द हो सकते हैं, विशेषण के हो सकते हैं, और अव्यय के हो सकते हैं, और इनसे जो क्रिया बनी है वो दे रखा है। इधर वापस वही शब्द दे रखे हैं, और इधर वो क्रिया कौन कौन सी क्रिया बनती है वो दे रखा है। जैसे लालच एक संज्ञा शब्द है, इससे बनेगा क्रिया ललचाना। फिल्म एक संज्ञा शब्द है, इससे क्या बनेगा, फिल्माना। अपना एक सर्वनाम है विद्यार्थियों, आप से अपना बना, तो अपना से क्या बन गया, अपनाना। हाथ से हथियाना बन गया, बात से बतियाना या बताना या बात करना वगैरह बन जाता है। गर्म से गरमाना बन जाता है, लाठी से लठियाना बन जाता है, और गुस्सा से गुस्साना शब्द बन जाता है। इसी प्रकार ठंडा से जो क्रिया बनेगी वो ठंडाना। साठ एक विशेषण है, विशेषण से क्या बना, सटियाना। रंग से रंगना, शर्म से शर्माना, झूठ से जुटलाना, लाज से लजाना, चमक से चमकाना, लाज से लतियाना, और टक्कर से टकराना, और लंगड़ा से लंगड़ा। लंगड़ा एक विशेषण, जैसे लंगड़ा आदमी, तो लंगड़ा आदमी से क्या बन गया, लंगड़ाना बन गया विद्यार्थियों। क्या बन गया, लंगड़ाना बन गया। तो इस प्रकार इसका थोड़ा ध्यान रखें आप। इसी प्रकार जैसे लाठी और मारना से लाठी मारना बन गया विद्यार्थियों। दुखी होना से दुखी होना बन गया, दुखी से विशेषण है और इसे दुखाना बन गया। पानी से पनियाना, बिलक से बिलगाना, अलग से अलगाना, चिकना से चिकनाना। ठीक है, पानी में खोलना जोड़ा तो पानी खोलना वगैरह ऐसे भी बन जाते हैं। अब देखते हैं हम सहजाति क्रिया। क्या देखते हैं, सहजाति क्रिया देखते हैं विद्यार्थियों। और सहजाति क्रिया स्पष्ट लग रहा सबसे कि एक ही जाति, यानी कि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया और कर्म अगर एक ही धातु के बने रहते हैं तो उसे सहजाति क्रिया कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है, वे क्रियाएं जहाँ कर्म और क्रिया एक ही धातु की जगह पर आपको मिल सकता है क्रियांश। क्या मिल सकता है, क्रियांश मिल सकता है। क्रियांश से बनकर साथ में प्रयुक्त होते हैं, उसे सहजातीय क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रिया पद दोनों एक ही धातु से बने हो तो उसे क्या कहते हैं, सहजातीय क्रिया कहते हैं। हर
जो भी टॉपिक आता है विद्यार्थियों में कोशिश करता हूँ एक से अधिक परिभाषाएं देने की, जिससे विद्यार्थी के कंसेप्ट जो भी है वो क्लियर हो जाए। देखिए, राम ने अच्छा खेल खेला, तो यहाँ खेला तो है क्रिया, राम ने अच्छा खेल खेला ये है क्रिया, और खेल है यहाँ पर कर्म। यही तो बात है, कर्म और क्रिया की दोनों की धातु सेम है, इसलिए यहाँ पर ये कैसी हो जाएगी, सहजाती क्रिया हो जाएगी विद्यार्थी। भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, तो यहाँ पर ये सहजाती क्रिया, क्योंकि इसका जो कर्म आ रहा ना लड़ाइयाँ, ये दोनों की धातु एक ही है। भारत ने पाकिस्तान से अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, ये भी विद्यार्थियों किसमें आ जाएगा, लड़ी, यहाँ पे सहजाती क्रिया है। सुरेश 100 मीटर दौड़ दौड़ा, तो दौड़ और दौड़ा की क्रिया सेम है। खेल को खेल की भावना से खेलो, तो यहाँ पर भी विद्यार्थियों कर्म और क्रिया दोनों की धातु सेम है। अब आ जाती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कोई कभी कभी हम क्या एक सहायक क्रिया को विद्यार्थियों हम दूसरा नाम देते हैं अपूर्ण क्रिया, क्या दे देते हैं, अपूर्ण क्रिया भी नाम दे देते हैं, सहायक क्रिया को अपूर्ण क्रिया। देखो ऐसी क्रिया, अरे अपूर्ण क्रिया, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की मदद करती हो, उसकी सहायता करती हो अर्थ प्रकट करने में, तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। कई बार सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अभाव में खुद ही प्रयुक्त हो जाती है, मुख्य क्रिया आती नहीं खुद आ जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में उनको सहायक क्रिया नहीं कहकर उनको अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो कुछ उदाहरण है उनको देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ सहायक क्रिया में। तो किसी भी वाक्य में मूल क्रिया को पूर्ण प्रदान करने वाली क्रिया है, उसको सहायक क्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। बहुत बार वाक्य में मूल क्रिया के अलावा कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयोग में आ जाती है, जिसे सहायक क्रिया कहा जाता है, जैसे है, हूँ, हैं, हो, था, थी, थे, हो, ये सब क्या है, सहायक क्रियाओं की बात ही प्रयुक्त होती है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो ये है क्रिया आ रही है, कौन सी है क्रिया जो आ रही है, ये सहायक क्रिया है। मैंने खाना खाया था, चोर भाग गया, राम खेलने जाता था, महिला रोने लगी, मैं बाजार जाता हूँ। तो यहाँ पर जाना मुख्य क्रिया है विद्यार्थियों, और हूँ क्या है यहाँ पर सहायक क्रिया। लेकिन आ जाता मैं बाजार हूँ, तो यहाँ पर विद्यार्थी जो हूँ है यह अपूर्ण क्रिया का काम करेगा। यदि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अभाव में प्रयुक्त होती है तो उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अपूर्ण क्रिया कहते हैं। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब बात करें हम दो आधार पर, हम क्रियाओं का जो भेद है वो कर चुके हैं। एक तो किसके आधार पर कर दिया, काल के आधार पर, मतलब काल टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया साथ ही में। एक विद्यार्थियों पढ़ लिया हमने रचना या संरचना के आधार पर। अब तीसरा पढ़ेंगे हम समापन के आधार पर। क्या आधार पर, समापन के आधार पर। अब समापन के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो समापिका क्रिया होती है, कैसी होती है, समापिका क्रिया होती है, और एक होती है असमापिका क्रिया। कैसी, असमापिका क्रिया। अब देखो, ऐसी क्रिया जो किसी वाक्य, माना कि ये वाक्य विद्या क्या पूरा वाक्य, तो ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है, ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में आती है उसे तो कहते हैं समापिका क्रिया। और ऐसी क्रिया जो वाक्य के शुरुआत में या वाक्य के मध्य में आती है, इसको हम कहते हैं असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया किसे कहते हैं, जो वाक्य के अंत में आती है, और असमापिका क्रिया किसे कहते हैं, जो वाक्य के मध्य में या वाक्य के शुरुआत में आती हो। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनको देख सकते हैं। समापिका क्रिया पहला लिखा हुआ है, समापिका क्रिया वाक्य में समापन या अंत में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को समापिका क्रिया कहते हैं। कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन प्रयुक्त होते हैं, ये सारी बातें हैं। राम पढ़ता है, तो ये पढ़ता है बताओ कौन सी क्रिया होगा, समापिका। सुरेश क्रिकेट खेलता है, ये समापिका क्रिया है। सुनीता कपड़े धो रही है, ये समापिका क्रिया है। सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है, तो ये समापिका क्रिया है। असमापिका क्रिया ऐसी क्रिया जो वाक्य के अंत में नहीं आकर वाक्य के मध्य में आती हो या वाक्य की शुरुआत में आती हो, उसे हम असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे डाल पर बैठा, तो बैठना एक क्रिया होता है, ये बीच में आ रही है। सुंदर पक्षी सुंदर है, तो अगर आ जाता है यहाँ पर विद्यार्थियों बैठना क्रिया लास्ट में आता है, ठीक है, तो बैठना बीच में आ रहा है। मेज पर पड़ी पुस्तक बहुत उपयोगी है, तो पढ़ना क्रिया होता है और ये मध्य में आ रहा है। खड़े होकर बड़ों का स्वागत करना चाहिए, तो यहाँ पर खड़ा होकर ये क्रिया वाक्य की शुरुआत में आ रही है, इसलिए असमापिका में जा सकती है। एक वाक्य में ही समापिका और असमापिका दोनों प्रकार की क्रियाएं भी प्रयुक्त हो सकती है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना आप। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, और इसके बारे में विद्यार्थियों जैसा कि आपने देखा है शुरू से पढ़ते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया।
तो हम जानेंगे सबसे पहले एक एक क्रिया को, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। मैं दोनों के बारे में बेसिक समझा देता हूं आपको कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ वाक्य में कर्म नहीं आता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और ऐसी क्रियाएं जिनके साथ वाक्य में कर्म आता हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। सामान्यतः तो ये। फिर अकर्मक क्रिया थोड़ा सा यहाँ समझा दे, तो डायरेक्टली दे दिया विद्यार्थियों। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो होती है, अकर्मक और सकर्मक। नहीं, यहाँ अलग समझाना पड़ेगा इसको। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया, यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, कर्म के आधार पर, और बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसका थोड़ा ध्यान रखना आप सभी। कर्म के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अकर्मक क्रिया। कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया। और एक होती है सकर्मक क्रिया। होती है सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। दो उपभेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। फिर पूर्ण के भी दो उपभेद होते हैं, एक तो गत्यर्थक और एक स्थिरतक। स्थिरतक और स्थिरतक को ही बोलते हैं हम अवस्था बोधक। क्या बोलते हैं? अवस्था बोधक कहते हैं। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? पूर्ण और एक होता है अपूर्ण। तो पूर्ण होता है और एक अपूर्ण होता है। पूर्ण के फिर दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। क्या होता है? द्विकर्मक। द्विकर्मक में दो कर्म आते हैं, एक तो गौण हो जाता है और एक मुख्य हो जाता है। तो समझने की कोशिश करो यहाँ से ही, फिर आगे इसकी थ्योरी तो मैं दे देता हूँ ना। कर्म किसे कहते हैं? तो कर्म जब हम कारक पढ़ते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान वगैरह सब पढ़ते हैं, तो उस समय आपने पढ़ा होगा। तो कर्म सबसे पहले जानते हैं, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? ऐसी क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया होते हुए अगर वो अपना पूरा अर्थ प्रकट कर देती है तो उसको पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाती है तो उसको अपूर्ण कहते हैं। अगर जो पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं उसके दो भेद होते हैं कि अगर उन क्रियाओं का कर्ता गतिशील होता है तो उसको गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं, और ऐसी क्रियाएं, ऐसी अकर्मक क्रियाएं, ऐसी पूर्ण अकर्मक क्रियाएं जिनका कर्ता गतिशील नहीं होता, उनकी केवल अवस्था का बोध होता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्थिरता की अवस्था बोधक कहते हैं। अब इन सब की पहचान क्या होती है उनको देखेंगे। एक होता है कि अपूर्ण किसे कहते हैं? जो अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाती, अर्थात उनको किसी न किसी पूरक की आवश्यकता होती है। पूरक क्या होता है? कोई संज्ञा सर्वनाम का शब्द है, उसी को क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। आगे देखेंगे, हम डिटेल से पढ़ा भी रखा मैंने इसमें। एक होता है सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिनको कर्म की आवश्यकता होती हो। क्या होती हो? कर्म की आवश्यकता होती है, तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। दो प्रकार की होती है, पूरा अर्थ प्रकट कर दे उसको पूर्ण, और पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाती अर्थात किसी पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? अपूर्ण कहते हैं। पूर्ण क्रियाओं में अगर एक कर्म आया तो उसको एक कर्मक कहते हैं, और एक ना आकर दो कर्म आगे तो उसको द्विकर्मक कहते हैं। दो कर्म आए तो जो क्रिया के सबसे नजदीक होता है उसको मुख्य कर्म, जो क्रिया से थोड़ा दूर होता है उसको गौण कर्म कहते हैं। जो प्राणीवाचक होता है वो गौण कर्म होता है, जो अप्राणीवाचक होता है वो मुख्य कर्म होता है। जो प्राणीवाचक होता है उसके साथ को कारक चिन्ह आता है, जो अप्राणीवाचक होता है उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आता है। इन सभी तमाम बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, और जितने भी प्रेरणार्थक क्रियाएं चाहे उनके साथ कर्म आए या ना आए, वो सारे किस में चले जाते हैं? सकर्मक क्रिया में चले जाते हैं। इस बिंदु का भी थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है। अब जानते हैं विद्यार्थियों, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, उसमें जो पहला भेद आता है वो अकर्मक क्रिया का आता है। किसका आता है? अकर्मक क्रिया का। अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो पूर्ण और एक होती है अपूर्ण। एक तो पूर्ण होती है, एक अपूर्ण होती है। पूर्ण का भी दो उपभेद है। दो कौन कौन से हैं? एक तो होता है गत्यर्थक और दूसरा होता है अवस्था बोधक, या इसको स्थिरतक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्थिरतक कहते हैं। अब जानते हैं इसकी पहचान। अगर हमें वाक्य का कर्ता की पहचान करनी है तो क्रिया से क्या प्रश्न करो? कौन। अगर आपको क्रिया से प्रश्न करे कौन, तो उत्तर जो मिलता है उससे विद्यार्थियों उत्तर मिले, तथा क्या और किसको से कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वो वाक्य का क्या होता है? कर्ता होता है। जब क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़कर कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो, ये सब पहचान है। जब वाक्य में प्रयुक्त को या क्या से उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। आगे देखेंगे इसको। कुछ क्रियाएं हमेशा आकर्मक में प्रयुक्त होती है, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना,
दौड़ना, भागना, नाचना, उठना, बहना, सोना, जागना, जीना, मरना, नहाना, टहलना, सीखना, आना जाना, हंसना, रोना, अकड़ना, उछलना, कूदना, क्षीण होना, खेलना, चमकना, ठहरना, डरना, दाड़ना, बरसना, होना और शर्माना इत्यादि क्रियाएं जो भी है, तमाम क्रियाएं अकर्मक में प्रयुक्त होती है। अकर्मक क्रियाओं को प्रेरणार्थ क्रिया अगर बना दिया जाए तो फिर ऐसी स्थिति में वो अकर्मक क्रिया नहीं होकर सकर्मक क्रिया में चली जाती है, सकर्मक क्रिया में चली जाती है विद्यार्थियों। जैसे राम जोर जोर से रो रहा है, तो ये वाक्य इतना बड़ा दिख रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कर्म होगा विद्यार्थियों, लेकिन इसमें कहीं भी कर्म नहीं है। रो रहा है यहाँ पर क्रिया है, और कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, तो ये उड़ रही है क्रिया है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चा चिड़िया उड़वा रहा है, तो उड़वा रहा है क्रिया है। चिड़िया कर्म आ गया, तो इसलिए विद्यार्थी ये सकर्मक में चल जाएगा। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म आ जाता है वो सकर्मक, और जिनके साथ कर्म नहीं आता है वो अकर्मक में जाते हैं। अब इसमें एक दे रखा है कि स्थिरता की अवस्था बोधक या पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है। वे क्रियाएं जो बिना कर्म के अकर्मक क्रियाएं होती है, जो अपने आप में पूर्ण होती है, उनको ये कहते हैं। इनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी कर्म या पूरक की आवश्यकता नहीं होती है। ये कर्ता की दशा, स्थिति, अवस्था का भी बोध कराती है, जैसे सोना, हंसना, रोना, होना, ये सारी अवस्थाओं का बोध कराता है। राम अपने कमरे में सो रहा है, यहाँ पर भी सोने की अवस्था को बताया जा रहा है। राम जोर जोर से रो रहा है, या रोने की स्थिति को बताया जा रहा है, इसलिए स्तर तक में चले जाएंगे। एक होता है गत्यर्थक, तो ऐसी पूर्ण अकर्मक क्रियाएं जिनका कर्ता गतिशील रहता है उनको गत्यर्थक कहते हैं। जैसे दौड़ना, भागना, उड़ना, मंडराना, आना जाना, निकलना, घुसना, चलना, फिरना, तैरना, गिरना। जैसे मछलियां जल में तैर रही है, तो तैर रही यहाँ पर आक्रामक क्रिया है, और ये गति का बोध करा रही है, इसलिए गत्यर्थक में चला जाएगा। राम मैदान में दौड़ रहा है, तो ये भी अकर्मक क्रिया तो है, पूर्ण अकर्मक क्रिया है, लेकिन गत्यर्थक है। कैसी है? गत्यर्थक। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, देखिए वे अकर्मक क्रियाएं जिनके लिए किसी न किसी पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है अर्थ प्रकट करने के लिए, तो उनको अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, अपने आप में पूर्ण नहीं होती विद्यार्थियों। इसके अलावा इनको किसी न किसी पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है। पूरक मीन्स क्या है? यहाँ पर पूरक का मतलब है कि किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे होना, बनना, निकलना, ये सब अपूर्ण अकर्मक क्रिया के उदाहरण। जैसे राम बहुत निकला, अगर माना कि ये नहीं आता तो इसकी हमें आवश्यकता पड़ी। डॉक्टर है, बेईमान, मेरा भाई है, वह बेईमान निकला, तो निकला क्रिया, उसका भाई बनेगा, सुरेश है। तो इन सब क्रियाओं को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये पूर्ण अकर्मक क्रिया है, बल्कि ये डॉक्टर, बेईमान, डॉक्टर, बीमार, ऐसे शब्दों की हमें आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए विद्यार्थी इनको क्या कहते हैं? हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया में रखते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में पूरक शब्द का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अधूरा लगता है। पूरक के स्थान पर प्राय विशेषण, संज्ञा इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, बहुत सारे उदाहरण है विद्यार्थी यहाँ पर, और कई बार मिश्रित उदाहरण भी दे रखे हैं, इन सभी को देख लेना। जैसे पूजा हस्ती है अकर्मक क्रिया, वह रात भर नहीं सोया, वह रात भर नहीं सोया, तो सोना जो यहाँ पे क्रिया है वो अपूर्ण मतलब इसका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तोता बोलता है, सुनीता क्या हंसती है, सुमन सोती है, रमेश रोता है, बिल्ली भाग रही थी, रमेश हंसता है, पूजा हंसती है, बच्चा रोता है। जिनको भी रेखांकित कर रहा हूँ ये सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। सांप रेंगता है, बिल्ली भाग रही है, वह रात भर नहीं सोया, सुनीता नाचती है, निकुंज हंसता है, तोता उड़ रहा है, नानी कुर्सी पर बैठी है। ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। बिल्ली भाग रही है, ये ज़्यादा हो रहे हैं विद्यार्थी। वह दिल्ली जा रहा है, शहर दहाड़ता है, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। और है बहुत सारे। मुकेश दौड़ता है, सुनीता रोती है, मोर नाचता है, पक्षी पेड़ पर बैठा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चे पानी में तैर रहे हैं, वर्षा हो रही है, रस्सी ऐंठती है, नदी बहती है, सुरेश डरता है। तो जिन जिनको भी रेखांकित किया है ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। जैसे मैं गया, मैं सोता हूँ, पक्षी उड़ते हैं, वह खेल रहा है, खेल नहीं आएगा इसमें, बढ़ता है, ये सब आ जाएगा। एक होती है सकर्मक क्रिया, और सी होती है सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, पूर्ण और अपूर्ण होती है विद्यार्थियों। पूर्ण के फिर दो उपभेद हो जाते हैं, पूर्ण के दो भेद होता है, पहला एक कर्मक, दूसरा द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया उनको कहते हैं ऐसी क्रियाएं जिनके साथ वाक्य में एक ही कर्म आता हो, तो एक कर्मक कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जिनके साथ वाक्य में दो कर्म आता हो तो द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें दो कर्म आते हैं। कितने आते हैं? दो कर्म आते हैं। और दो कर्म जब आएंगे तो इसमें से एक तो होगा मुख्य, तो कैसा होगा? मुख्य होगा, और एक होगा गौण। क्या होगा? गौण। गौण की पहचान होती है, एक तो को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसके साथ कोई कारक चिन्ह
नहीं आता है। ये क्रिया के नज़दीक होता है, क्रिया के पास होता है, ये क्रिया से दूर होता है। ये विद्यार्थियों प्राणीवाचक होता है और ये अप्राणीवाचक होता है। क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है। ये सजीव होता है और ये निर्जीव होता है। क्या होता है? ये सजीव होता है और ये निर्जीव होता है। इन बिंदुओं का भी आप थोड़ा ध्यान रखना। क्रिया से प्रश्न करते हैं क्या, किसे, किसको, तो जो उत्तर मिल जाता है वो वाक्य का कर्म होता है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है वो क्या होता है? सकर्मक क्रिया में आती है। जब क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जब क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हो, को कारक चिन्ह आता हो, यदि कालवाचक शब्दों के साथ को चिन्ह आए तो भी वह शब्द कर्म नहीं होगा। ध्यान रखना थोड़ा सा उसका, क्योंकि कई बार कालबोधक शब्दों के साथ भी क्या आ जाता है? को कारक चिन्ह आ जाता है। तो को कारक चिन्ह को आपको रटना नहीं है, तो को कारक चिन्ह जहां आ जाए वहां पर ये होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है विद्यार्थियों। देखिए, एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है जिनमें एक क्रम आए और को या तो को से उत्तर मिलेगा, नहीं तो क्या से उत्तर मिलता है। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो क्रम आए, उसमें को से भी उत्तर मिल जाता है और क्या से भी उत्तर मिल जाता है। इसमें एक मुख्य क्रम होता है तथा एक गुण क्रम होता है, ये बात बता ही चुका हूँ। मुख्य क्रम की पहचान क्या है? क्रिया से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो मुख्य क्रम होता है। क्रिया से को प्रश्न करने पर यानी किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो गौण क्रम होता है, या फिर को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले भी। वाक्य में क्रम का प्रयोग ना हो तो भी संभावना के आधार पर कई बार क्रियाओं सकर्मक मानी जाती है। जैसे राम पत्र लिख रहा था, राम पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया में जाएगा। राम पढ़ता है तो भी सकर्मक क्रिया में चल जाएगा, क्योंकि कुछ न कुछ तो वो पढ़ता ही है। संभावना के आधार पर भी चल जाता है। पूर्ण एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया एक कर्म के साथ अर्थ प्रकट कर देती है उसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करने पर एक से ही उत्तर मिलता है, दोनों से उत्तर नहीं मिलता है। देना क्रिया में दान का भाव भी हो जाता है, इसका ध्यान रखना। राम कहानी लिख रहा है, राम कहानी लिख रहा है, तो क्वेश्चन कर लो क्या लिख रहा है? कहानी। ये वाक्य का कर्म हो गया विद्यार्थियों। और जिन क्रियाओं के साथ कर्म आ जाता है वो कैसी होती है? सकर्मक क्रियाएं होती है। क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। कितने कर्म आ रहे हैं? एक कर्म आ रहा है तो फिर एक कर्मक सकर्मक का उदाहरण होगा। सुरेश कुत्ते को मारता है, तो मारता है क्या? क्रिया। क्रिया से प्रश्न कर लो किसको मारता है? कुत्ते को। ये कर्म आ गया, को कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है, एक ही कर्म आ रहा है तो फिर किस में चला जाएगा? ये एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। राजा ने भिखारी को धन दिया, राजा ने भिखारी को धन दिया, तो यहाँ कर्म नहीं है विद्यार्थियों, ये संप्रदान कारक में आ रहा है। और दिया क्रिया है और यहाँ धन क्या है? कर्म आ रहा है। तो एक कर्म आ रहा है यहाँ पे, धन क्या आ रहा है? धन आ रहा है, तो एक कर्मक का उदाहरण होगा। सेठ ने ब्राह्मण को गाय दी, तो यहाँ देना क्रिया है। और राजू ने पत्र लिखा, ये विद्यार्थियों यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। सुनीता पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उन द्विकर्मक क्रियाओं को उदाहरण, जो क्रियाएं अपने साथ दो कर्म लेकर आती है उन्हें द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया से क्या प्रश्न करने या किसको प्रश्न करने पर दोनों से ही उत्तर प्राप्त हो जाता है। देना क्रिया में दान का भाव नहीं हो तो अपितु दंड आदि दिया जाना, यह तो अलग मामला है। जैसे माता ने बच्चे को दूध पिलाया, पिलाना यहाँ पे क्रिया है, पिलाना क्या है? क्रिया है। क्रिया से प्रश्न करो क्या पिलाया? दूध। तो एक तो ये कर्म आ रहा है। किसको पिलाया? बच्चे को, तो एक कर्म ये आ गया। तो इस क्रिया के साथ कितने कर्म आ रहे? दो। तो दो कर्म आ जाते हैं तो उसको द्विकर्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विकर्मक बोलेंगे विद्यार्थियों। अब यहाँ पे जो दूध आया है ये प्रधान कर्म है, या मुख्य कर्म कह सकते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? मुख्य कर्म कह सकते हैं। और ये गौण कर्म है। ये क्या है? गौण कर्म। दोनों की पहचान मैं बता चुका हूँ। राजा ने अपराधी को दंड दिया, राजा ने अपराधी को दंड दिया, तो यहाँ पर एक कर्मक का उदाहरण होगा। अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ एक पढ़ा, बड़ा नहीं पढ़ा है विद्यार्थी, तो पढ़ा रहे हैं, ये तो क्या विद्यार्थियों? क्रिया। क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी, एक क्रम ही आ गया। किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को, तो दो क्रम हो गए इसमें। राम ने श्याम को पत्र लिखा, श्याम और पत्र, दो क्रम आ रहे हैं। लिखा क्या है यहाँ पर? क्रिया। लिखा क्या है? क्रिया। सुरेश दादाजी को फल खिला रहा है, तो दादाजी यहाँ पे कर्म है, फल भी कर्म है, खिला रहा है क्रिया है। अपूर्ण सकर्मक क्रियाओं को उदाहरण, जो क्रियाएं कर्म के होने के बाद भी अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पाती है, उन्हें पूर्ण अर्थ के लिए किसी न किसी संबंधित अन्य शब्द की आवश्यकता होती है, यानी किसी न किसी पूरक की आवश्यकता होती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, मानना, समझना, चुनना, समझाना, चुनना, बनना, ये सारे आ जाते हैं। मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, तो यहाँ पर भाई की आवश्यकता पड़ रही है। राम श्याम को समझता है, तो कोई न कोई पूरक की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे राम श्याम को समझता है, मूर्ख समझता है, विद्वान समझता है, विदुष समझता है, क्या समझता है, जो भी है। नोट
मुख्य और गौण कर्म को पहचानने का कुछ नियम है। क्रिया से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे प्रधान या मुख्य कर्म कहते हैं, और किसे या किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, गौण कर्म कहते हैं या अप्रधान कर्म कहते हैं। यदि क्रिया द्विकर्मक हो तो क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह प्रत्यक्ष कर्म होता है। ठीक इसी प्रकार क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह अप्रत्यक्ष कर्म होता है। ये भी एक पहचान है। उदाहरण है, सीता कपड़े धो रही है, तो धो रही यहाँ पे क्रिया है। क्या धो रही है? कपड़े, तो एक कर्म आ रहा है। चेतन पानी पी रहा है, ये क्रिया है। वह राजेश से पत्र लिखवाता है, देखो वह राजेश से पत्र लिखवाता है, प्रेरणार्थक क्रिया है। और मैंने पहले ही बता दिया था, जो प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ भी आपको दिख जाए, प्रेरणार्थक क्रिया के जो भी उदाहरण पूछा जाए वह अकर्मक में जाएगा या सकर्मक में जाएगा, तो बिना देखे विद्यार्थियों के देना ये किस में जाएगा, सकर्मक क्रिया में जाएगा। सुनीता पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ती है क्या है, क्रिया। क्या पढ़ती पुस्तक, एक कर्म आ रहा है, तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। मुकेश श्याम को पुस्तक पढ़ा रहा है, मुकेश श्याम को पुस्तक पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहा है क्रिया, पुस्तक कर्म है, राम भी कर्म है। यहाँ पे दो कर्म आ रहे हैं, द्विकर्मक का उदाहरण होगा। खाना, तोड़ना, पढ़ना, ये सब सकर्मक क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। भाई कुछ न कुछ तो खाया जाता है, कुछ न कुछ तोड़ा जाता है, कुछ भी पढ़ा जाता है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रिया में प्रयुक्त होती है, लिख दिया। किसी भी प्रेरणार्थक क्रिया को किसी भी तीसरे व्यक्ति से कराया जाए तो वह द्विकर्मक बन जाती है, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। मुकेश पत्र लिखता है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, रजत दूध पीता है, सुरेश गाड़ी चलाता है, सुरेश ने गीता को इतिहास पढ़ाया, तो पढ़ाया क्रिया है, इतिहास कर्म है, गीता कर्म है, दो कर्म आ रहे हैं। कमल ने नरेश को खाना खिलाया, ये भी द्विकर्मक का उदाहरण है। भैंस चारा खाती है, खाती है क्रिया है, चारा कर्म है, भैंस करता है, एक ही कर्म आ रहा है विद्यार्थियों। सुरेश आम खाता है, सुरेश आम खाता है, तो ये सकर्मक क्रिया है। निकुंज पानी पी रहा है क्रिया है। सुनीता नाटक देख रही है, माताजी कपड़े धो रही है, वह दिन भर खाता रहता है, वही सदा धोता है। वह कविता लिखेगा, वह कविता लिखेगा। पूजा पूजा कर रही है, वह शाम से पत्र लिखवाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण विद्यार्थी, इसके उदाहरणों कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। ऑफलाइन में तो कई बार इतने सारे उदाहरण नहीं दे पाते हैं, उसके पीछे कारण होता है क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है। और ऑनलाइन में तो क्या, जैसे पीपीटी वगैरह बनी हुई रहती है, तो बच्चे भी अगर जो नोट्स, जो सीरियस बच्चे हैं जिनको ज़्यादा लिखना है, वो आराम से यहाँ से नोट कर सकते हैं। ऑफलाइन में तो फिर 4-5 उदाहरण 10 उदाहरण देते हैं, तो बच्चे कहते सर बहुत ज़्यादा हो गया, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। और वहाँ पर उनकी थोड़ी फीलिंग है, उसको भी हम समझ जाते हैं कि वास्तव में बच्चे परेशान हो रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा कोई दिखता नहीं कि कोई परेशान हो रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, जो भी है। जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं, और जो सिंसियर बच्चे नहीं हैं वो वैसे ही टाइम पास भी करते हैं। कई बच्चे टाइम पास करने वाले भी होते हैं। तो कोशिश करो विद्यार्थियों सीरियस होकर पढ़ाई करने की, क्योंकि नौकरी चाहिए, और जितना जल्दी नौकरी लगोगे उतने फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो आप इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। ऐसा ना सोचें कि ठीक है हमारे मोबाइल में कोर्स है, कभी भी पढ़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विद्यार्थी जब सीरियस होकर पढ़ने लगते हैं ना, एक एक टॉपिक को जब पढ़ते हैं, तो ऐसा पता लगता है यार इतने दिन में बहुत बड़ी गलती कर। तो ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मैं हिंदी व्याकरण की पुस्तक भी लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ क्रिया है विद्यार्थियों। और हिंदी व्याकरण की पुस्तक, यहाँ पे क्या है, एक कर्म आ रहा है। सीमा चाय बना रही है, सुनीता गाना गाती है, हम रोज़ आम खाते हैं, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया, वह फुटबॉल खेल रहा है। ये सारे उदाहरण इसके हैं। अन्य उदाहरण दे रखे हैं जो अकर्मक और सकर्मक दोनों के मिक्स है। वह लड़का पुराने गानों पर बहुत अच्छा नाचता है, तो ये बताओ किसका उदाहरण होगा। वैसे लिखा हुआ है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चा आकाश में पतंग उड़ाता है, तो ये सकर्मक क्रिया का है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, ये एक कर्मक सकर्मक का उदाहरण है। मैं छात्रों को पढ़ाता हूँ, ये भी एक कर्मक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आकाश में पतंग उड़ती है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निकुंज सो रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया का है। स्थिति का बोध करा रहा है, अवस्था का बोध करा रहा है, स्थिर तक पूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। निकुंज चल रहा है, गत्यर तक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है विद्यार्थियों। अपूर्ण क्रियाओं को पूर्ण अर्थ देने के लिए जिन संज्ञा, सर्वनाम या विशेषणों का प्रयोग किया जाता है उसको कर्म पूरक कहते हैं, या उसको कर्म पूर्ति कहा जाता है। कर्म पूरक या कर्म पूर्ति कहते हैं। बिना कर्म पूरक क्रिया, जैसे मैं उसे मानता हूँ, वह बनकर दिखलाएगा, वे हमारे थे और हमने उसे चुना। विद्यार्थियों ये सारी जो क्रियाएं हैं, इनको किसी न पूरक की आवश्यकता। जैसे इधर दे मैं उसे विद्वान मानता हूँ, वह डॉक्टर बनकर दिखाएगा, वे हमारे गुरु थे, हमने उसे प्रतिनिधि चुना।
तो ये सारे किसी न किसी पूरक की हमें आवश्यकता पड़ती है। इनका भी थोड़ा ध्यान रखना कि पूरक शब्द क्या होते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन जाता है। ये हो गया विद्यार्थियों जो 4 आधार मैंने आपको बताया था, 4 आधार पर हमने कंप्लीट चर्चा कर ली है। उसके बाद में भी कुछ क्रियाएं बच जाती है, जैसे तात्कालिक क्रिया है, कृदंत क्रिया है, अनेकार्थक क्रिया है, इनको देखेंगे और लास्ट में क्रिया का जो प्रयोग किया जाता है उसको भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिए, तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया एक ही समय में जब बहुत सारी क्रियाएं संपन्न होती, जो क्रिया सबसे पहले संपन्न होती है उसको तात्कालिक क्रिया कहते हैं। तो सर ये तो पूर्वकालिक क्रिया में भी आपने बताया, बिल्कुल बताया था। तात्कालिक क्रिया के उदाहरण पूर्वकालिक में जा सकते हैं, पूर्वकालिक के उदाहरण तात्कालिक में चले जाते हैं। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान थी कि उसके बाद में कर प्रत्यय आता है और इसकी पहचान थी ते ते प्रत्यय आएगा और ही निपात का प्रयोग होगा। निपात अव्यय होता है ना। देखिए, जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा एक ही क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी पूर्ण क्रिया प्रयुक्त हो, अर्थात उनमें से जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसके साथ ही ते प्रत्यय का प्रयोग होता है और ही निपात का प्रयोग होता है, तो उसे ही तात्कालिक क्रिया कहते हैं। वह जहर खाते ही मर गया, तो ते आ रहा है और ही निपात आ रहा है। मुकेश आते ही रोने लगा, सीता जाते ही रोने लगी, सुरेश खाना खाते ही सो गया। तो इन सब में ते और ही का प्रयोग हो रहा है। ये सारे तात्कालिक क्रिया के उदाहरण हैं। एक होती है आज्यार्थक क्रिया, और आज्यार्थक क्रिया को हम कहते हैं विधि बोधक क्रिया। क्या कहते हैं? विधि बोधक क्रिया कहते हैं वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे आज्यार्थक या विधि बोधक क्रिया कहते हैं विद्यार्थियों। जैसे मुकेश तुम आज जयपुर जाओ, सुरेश नीचे बैठो, निकुंज आइए घूमने चले। ये सारी जो क्रियाएं हैं ये कौन सी आज्यार्थक क्रियाएं हैं। एक होती कृदंत क्रिया। अब नाम तो इसका बहुत खतरनाक है, कृदंत क्रिया। विद्यार्थी, कृदंत क्रिया बहुत सरल है कि ऐसी क्रिया है जिसके साथ प्रत्यय जुड़ा हो उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। यहाँ क्या लिखा? वे क्रियापद जो किसी धातु या क्रिया के साथ प्रत्यय लगने से बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल जो धातु है उसमें ना जुड़ गया तो चलना, चलता, चलकर। देखो, चल धातु में जैसे ना प्रत्यय जोड़ा तो चलना बन गया, ता प्रत्यय जोड़ा तो चलता बन गया, कर जोड़ा तो विद्यार्थियों चल कर बन गया, ते प्रत्यय जोड़ दिया तो चलते बन गया। तो ऐसे उदाहरण बन जाते हैं। जैसे लिखना क्रिया है, उसका जो धातु बनेगा वो लिख बन जाएगा क्रियांश में। ना जोड़ा तो लिखना, ता जोड़ा तो लिखता, कर जोड़ दिया तो लिख कर। ठीक है। अब देखिए, क्रियार्थक संज्ञाएं, मतलब ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा की भांति प्रयुक्त होती है। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति प्रयोग की जाती है तो उसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना, ऐसे तो क्रिया होती है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो यहाँ टहलना संज्ञा का काम कर रहा है। खेलना क्रिया होती है लेकिन यहाँ पे खेलना संज्ञा की भांति प्रयुक्त हो रहा है, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तुम्हारे जाने से वह काम हो जाएगा, झगड़ने से तो बात बिगड़ जाएगी, दिनों की सेवा करनी कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो विद्यार्थियों, ऐसे क्रिया, अगर कोई क्रिया का शब्द अगर कर्ता की बातें प्रयुक्त होने लग जाए तो फिर ऐसी स्थिति में उसको क्या कहते हैं? संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। देखिए, अनेकार्थक क्रिया, ऐसी अनेकार्थक ऐसी क्रियाएं जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता हो उन्हें अनेकार्थक क्रिया कहते हैं। यह क्या लिखा है? वे क्रियाएं जिनका प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है अनेकार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे खाना क्रिया को कई रूपों में प्रयोग किया जाता है अनेक अर्थों में। जैसे वह मार खाता है, वह भात खाता है, वह हराम का पैसा खाता है, वह मेरा सिर खाता है, मेरा सिर चक्कर खाता है, लोहे को जंग खाती है, सुरेश दूसरे की कमाई खाता है, वह रोटी खाता है, वह कसम खाता है, वह घूस खाता है, वह प्रातःकाल हवा खाने जाता है। विद्यार्थी, खाना क्रिया को देखो कितने रूपों में प्रयुक्त हो रही है, बहुत सारे रूपों में प्रयुक्त हो रही है। तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखना। ऐसी क्रिया जो अनेक रूपों में प्रयुक्त हो उसको अनेकार्थक क्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे लगना क्रिया है। कौन सी क्रिया है? लगना क्रिया है अलग अलग रूप में, जैसे मीठा लगना, ठंड लगना, मन लगना, काम लगना, ये सारी क्रियाएं इसमें आ जाती है। जैसे छोड़ना क्रिया होती है, जैसे स्थान छोड़ना, चिट्ठी छोड़ना, किसी को छोड़ देना, किसी को कष्ट में छोड़ना, ये सारी छोड़ना क्रिया प्रयुक्त हो रही है। इसी प्रकार जैसे मिलना क्रिया, ये भी अनेक रूपों में, जैसे किसी से मिलना, कुछ मिलना, चेहरा मिलना, घड़ी मिलना, दिल मिलना, सजा मिलना, प्रेम मिलना, प्यार मिलना, ये सब इसमें आ जाते हैं। अब क्रिया के रूपांतर, मतलब क्रिया में जो परिवर्तन होता है वो किस किस की वजह से होता है वो मैंने बता दिया। एक तो लिंग की वजह से चेंज होता है, क्रिया के लिंग संज्ञा के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे लड़का जाता है, लड़की जाती है, तो जैसा लड़का पुंलिंग आया तो एक मिनट,
जैसे लड़का पुंलिंग है तो क्रिया भी किस में आ गया, पुंलिंग में आ गया। लड़का स्त्रीलिंग में आया, इधर करता, तो ये भी किस में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया। आगे देखते हैं। इसी प्रकार वचन के अनुसार लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, तो यहाँ चेंज हो गया। इसी प्रकार पुरुष के अनुसार मैं हूं, तू है, तुम हो, वह है, वे है, सब चेंज हो जाता है इसके अनुसार। वाच्य के अनुसार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य के उदाहरण आ जाता है। जैसे मोहन पत्र पढ़ता है, मोहन के अनुसार चेंज हो रहा है। कर्म के अनुसार होगा, पत्र मोहन के द्वारा पढ़ा जाता है। भाववाच्य मोहन से पत्र पढ़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य के अनुसार चेंज होता है। आगे हम देखेंगे वाच्य कृदंत, ये तो आ गया धातु में प्रत्यय लगने से बनते हैं, वे कृदंत रूप कहलाते हैं। जैसे पढ़ में अगरता जोड़ा, पढ़ता वगैरह आ गया ये सारा। भाव अर्थ में आता है, विद्यार्थियों पढ़ता है, क्या पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, ये सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। काल में जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता होगा, अलग अलग काल में भी ये प्रयुक्त होते हैं। क्रिया का जो प्रयोग है, वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण करेगी, उसका आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी देख लेना। 3 भाग, कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भाव प्रयोग। क्रिया जब कर्ता के अनुसार चेंज होती है तो उसको कर्तृ प्रयोग कहते हैं, कर्म के अनुसार होती है उसको कर्मणि प्रयोग कहते हैं, और भाव के अनुसार चेंज होती है तो भाव प्रयोग कहते हैं। जैसे निकुंज पत्र लिखता है तो निकुंज के अनुसार चेंज होगा। सुनीता पत्र लिखती है तो यहाँ कर्ता के अनुसार चेंज होगा। निकुंज ने पुस्तक पढ़ी तो यहाँ पुस्तक के अनुसार, कर्म के अनुसार चेंज होगा। सुनीता ने अखबार पढ़ा तो यहाँ कर्ता के अनुसार नहीं होकर अखबार के अनुसार चेंज हो रहा है। ये भाव के अनुसार। लड़की से चला नहीं जाता, चाहे विद्यार्थियों कर्ता का कर्म कौन सा है, कर्म मतलब कर्ता का लिंग वचन कौन सा है, कर्म का कौन सा लिंग वचन, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह हमेशा भाव के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी कि जो क्रिया आएगी वो एक वचन में, पुंलिंग में या अन्य पुरुष में प्रयुक्त होगी। लड़की से चला नहीं जाता, लड़के से चला नहीं जाता, लड़कों से चला नहीं जाता, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। चाहे लिंग कोई सा भी आ जाए, वचन कोई सा भी आ जाए, कर्ता और कर्म का कोई प्रभाव ना पड़कर केवल क्रिया जो एक वचन, पुंलिंग और अन्य पुरुष में आएगी। आगे हम देखेंगे यहाँ पर जब बात से टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो मैं और डिटेल से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, एक मोटिवेशनल कुछ शब्दावली हैं, उनको भी देख लीजिए। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करें, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त दे देगा। विद्यार्थियों, अगर आप वास्तव में मेहनत कर रहे हैं तो किसी से आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने घंटे पढ़ाई करता हूँ, टीचर से पढ़ता हूँ, तो आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। केवल आप अपना कर्म करते रहो, सही तरीके से मेहनत करते रहो, आप एक दिन सफल हो जाओगे। जिस दिन सफल हो जाओगे उसी दिन आपकी गवाही दे देगा, आपका वक्त खुद गवाही देगा। साथियों, इसी के साथ ये क्रिया टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू मित्रों।